On 3rd February 2020. I also lay on the table one copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of following three bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President: the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2020, the Minerals Laws Amendment Bill 2020, and the Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2020. आइटम नंबर 12 श्रीमान राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप नहीं। आज इस गरिमामयी सदन में मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों को लद्दाख की पूर्वी सीमाओं पर हाल में हुई गतिविधियों से अवगत कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल ही सदन ने 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए हैं। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी,
जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफ़ी विकास हुआ था। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहेर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी कमिटेड हुए थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई है। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप है। इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आदि की स्थिति का समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम हो। इससे पहले कि मैं सदन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का एक इलेबोरेट और टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और तीनों हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से इकट्ठा किया जाता है तथा आर्म्ड फोर्सेस से उनके डिसीजन मेकिंग के लिए भी शेयर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को इस साल की उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमत बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के द्वारा डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे हैं। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से
अध्यक्ष महोदय, यह अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं उनके बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। एक ओर किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है। चूंकि हम मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं और हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को तय करते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन होना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वह भी यही कहते हैं। जबकि ये डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से यह स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड पूरी तरह से दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का यह उल्लंघन है। एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है और इसे 1993 एवं 1996 के समझौते में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार भी किया गया है। जबकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। चाइनीज साइड की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। उनकी कार्रवाई के कारण एलएसी के आसपास समय समय पर फेस ऑफ और फ्रिक्शंस भी पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, इन समझौतों में फेस ऑफ की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोसीजर्स और नॉर्म्स भी निर्धारित हैं। तथापि इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज शामिल हैं। इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा ब्यौरा का खुलासा यदि करना चाहूँ तब भी नहीं कर सकता हूँ अध्यक्ष महोदय, यह हमारी एक सीमा है और मैं आश्वस्त हूँ यह सदन हमारी इस सेंसिटिविटी को भी समझेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं कोविड-19 के चैलेंजिंग समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेस और आईटीबीपी के तेजी से डिप्लॉयमेंट हुई हैं और उनके प्रयासों को एप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है। और यह इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफ़ी अहमियत दी है।
सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिनसे बॉर्डर एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना काफ़ी बजट बढ़ाया है, जो पहले से दोगुना से भी अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफ़ी रोड्स और ब्रिजेज भी बने हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। ओके ओके अध्यक्ष महोदय, इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं। एक मिनट, सेक्रेटरी जनरल ट्रांसलेशन शुरू कर दें। आ रहा है? आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ठीक, एक बार चेक कर लें दोबारा। ठीक, ओके। अध्यक्ष महोदय, इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आने वाले समय में भी सरकार इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से कमिटेड रहेगी, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बॉर्डर एरियाज में मौजूदा मुद्दों का हल शांतिपूर्ण बातचीत और कंसल्टेशन के जरिए किए जाने के प्रति कमिटेड है। इस उद्देश्य को पाने के लिए मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी इन डेप्थ डिस्कशन भी हुई। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती और उनका एग्रेसिव बिहेवियर और यूनिलैटरल स्टेटस को बदलने की कोशिश से रिलेटेड था। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने, अध्यक्ष महोदय, यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। इसके बाद मेरे कोलीग विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितंबर को मॉस्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरियाज में शांति स्थापित हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी सम्मानित सदस्यों को जानकारी है कि बीते समय में भी चीन के साथ हमारे बॉर्डर एरियाज में लंबे स्टैंड ऑफ्स की स्थिति यह कई बार बनी है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान भी किया गया था। हालांकि इस वर्ष की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सदन की गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति पूरी अपनी एकता और भरोसा दिखाया। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात अपने बहादुर सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और सीमा की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर पूरा इस सदन ने विश्वास व्यक्त किया है। अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ आदिवासी जवानों के साथ खड़े हैं। उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय,
हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान शून्य से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मुझे इस गौरवमयी सदन के साथ यह साझा करने में यह कतई संकोच नहीं है कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं और मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक रिजोल्यूशन द्वारा पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। पूरा सदन अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, जो कि अपनी जान की, अपनी जिंदगी की बगैर परवाह किए हुए देश की चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारत माता की वह रक्षा करते हैं। यह समय है जब यह सदन अपने सशस्त्र सेनाओं के साहस और वीरता पर पूर्ण विश्वास जताते हुए उनको यह संदेश भेजे कि यह सदन और सारा देश सशस्त्र सेनाओं के साथ है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में लगातार जुटे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आइटम नंबर 11, महासचिव। महासचिव। Sir, I am to lay the 8th and 9th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Labour as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. आइटम नंबर 13 से अनुराग सिंह। धन्यवाद। Thank you, Honorable Speaker, sir. On behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the first report of the Standing Committee on Finance on Demand for Grants 2019-20 pertaining to the Departments of the Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Department of Investment and Public Asset Management and Ministry of Finance. Thank you, sir. एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आप सभी ने सदन की लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम बनाए हैं। नियम 372 के और मैं ध्यान आपका दिलाना चाहता हूं, जिसमें आपने ही सबने सदन ने तय किया है कि लोक मत के किसी भी विषय पर अध्यक्ष की सहमति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा। जिस समय वक्तव्य दिया जाएगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये सदन नियम प्रक्रिया से चलता है और इसीलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे संवेदनशील विषय पर जब सारा देश सेना के साथ खड़ा है, सारे सदन को भी इस समय देश की सेनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, आइटम नंबर 14। माननीय अध्यक्ष महोदय जी। आइटम नंबर 15 जी किशन रेड्डी। मैं बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के नाम के सम्मुख दर्शाए गए क्रम संख्या 14, 1 व 2 के पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आप सेना के साथ खड़े हैं, सब सहमत है, बस यही बात बोलना चाहते हैं ना आप? बस ठीक बोल दी मैंने, आपकी तरफ से बोल दी। मेरे नाम के आगे क्रमांक 14 पर जो उल्लेखित सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 15 जी किशन रेड्डी जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations, observations contained in the 222nd report of the Standing Committee on Home Affairs of Management on
worsening traffic situation in Delhi pertaining to the Ministry of Home Affairs. मैं आइटम एक मिनट ये आइटम नित्य मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं। आइटम नंबर 16 श्री सतपाल सिंह जी, श्याम सिंह जी। Move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect one member of the Rajya Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote to the Joint Committee on Offset of Profit in the vacancy caused by the retirement of Dr. K. Kesav Rao from Rajya Sabha, and do communicate to this House the name of the member so elected by Rajya Sabha to the Joint Committee. Thank you. एक मिनट ये कर लें, एक सेकंड, ये बिजनेस पूरा कर ले, भी मैं व्यवस्था दे रहा हूं। एक मिनट। प्रश्न ये कि प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। मैं एक मिनट ये पूरा ये तो प्रस्ताव पढ़ दूं, उसके बाद में आपको व्यवस्था दे रहा हूं। एक मिनट, ये बीच में क्यों? हाँ, एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं, एक सेकंड। हाँ, प्रश्न ये कि प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 17 श्रीमती स्मृति ईरानी जी। Sir, with your permission, I may sit and move the following motion, that in pursuance of Clause B of subsection 4 of Section 3 of the National Jute Board Act 2008, read with Rule 5 of the National Jute Board Rules 2010, the members of this august House do proceed to elect in such manner as the Honourable Speaker may direct, 2 members from amongst themselves to serve as members of the National Jute Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder. प्रश्न ये कि प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 18 श्री हरदीप सिंह पुरी जी। Sir, with your permission, I move the following motion, that in pursuance of Clause A of subsection 3 of Section 4 of the Rubber Act 1947, read with Rule 4.1 of the Rubber Rules 1955, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder. Thank you. प्रश्न ये कि प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अभिलंब लोकमत का विषय श्री मलुक नागर जी, 0 ओवर। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने 1955 में उत्तर प्रदेश का पूर्व में आकलन करते हुए कि 22 करोड़ के करीब लोग हो जाएंगे को 3 भाग में बांटने के लिए शुरुआत की थी, और 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए चीफ मिनिस्टर होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा था। तो साहब मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांट के इसकी खुशहाली के लिए, लोगों के हित के लिए और लोगों को हाई कोर्ट आदि या सारी सुविधाओं के लिए 4 टुकड़ों में बांटा जाए। और 1953 में दिल्ली सरकार ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने ग्रेटर दिल्ली में मिलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी मुख्यमंत्री होते थे। तो साहब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
कि उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांट करके, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करके, जिससे दलितों को, अकलियत को और पिछड़े लोगों को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। पिछले दिनों में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पिछड़ों के, खासकर गुर्जर समाज के साथ जो अन्याय किया है, आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बन जाए तो मुख्यमंत्री का सपना पिछड़ों में से खासकर गुर्जर समाज का पूरा हो सके, तो 4 टुकड़ों में उत्तर प्रदेश को बांटने की मेहरबानी कराई जाए। बहुत बहुत भारती प्रवीण पवार, जो मान्य सदस्य का आए वह कहीं भी हो, राज्यसभा में हो, गिलेरी में हो, हाथ खड़ा करके बोल दे हम यहाँ बैठे हैं, ताकि मुझे ध्यान में आ जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मागील 4 ते 5 महिन्यांपासून कोरोना संकटामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. त्यांच्या शेतमालाला देखील योग्य भाव मिळाला नाही. काल अचानक कांदा निर्यात बंदी करण्यात आली आणि त्यामुळे कांद्याचे भाव खूप कोसळले. शेतकरी वर्ग संकटात सापडलाय. महाराष्ट्र राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात दर्जेदार कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. इथली अर्थव्यवस्था ही कांद्यावर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून आहे. सध्या शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा शिल्लक आहे. नाशिक जिल्ह्यात आशिया खंडातली सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ देखील आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून माननीय केंद्रीय मंत्र्यांना मी विनंती करते की कांद्यावरील निर्यात बंदी त्वरित मागे घेण्यात यावी व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. तसेच या निर्णयामुळे बांगलादेश सीमेवर व इतर पोर्टवर जे कांद्याचे कंटेनर कालपासून उभे आहेत त्यांना एक्सपोर्टची त्वरित परवानगी द्यावी. धन्यवाद. श्री राजू बेस्ट, सभी मान्य सदस्यगण से मेरा आग्रह है कि समय कम है, 1 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड कर दें. धन्यवाद सर. मैं भी अपनी बात अपनी मातृभाषा में रख रहा हूँ. 29 मई 1953 में एवटा नया विश्व इतिहास बनिएको थियो जब हाम्रा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा अनि एडमुड हिलेरी 2 जना विश्वको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एभरेस्ट सागरमाथाको शिखरमा पहिलो पटक चढ्नुभयो. यस असाधारण उपलब्धिलाई मान्यता दिँदै उहाँलाई सन् 1953 में नै जॉर्ज मेडल, स्पेशल ओलम्पिक मेडल, ईरान शाह मेडल, यूएसएसआर स्पेशल मेडल, नेपाल तारा का साथै अन्य कैयौं प्रतिष्ठित मेडलहरूले सम्मानित गरेको थियो. 1999 में टाइम्स मैगजिनद्वारा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पालाई विश्वका सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमध्ये एक घोषणा गरिएको थियो. सन् 2000 में उहाँलाई लाइफ मैगजिनद्वारा विश्वका 10 सर्वश्रेष्ठ एथलेट्सहरूमध्येमा एकजनाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको थियो. नासाले प्लुटो ग्रहका पहाडहरूमध्ये एउटाको नाम तेन्जिङ मोन्टेस राखेर उहाँको साहसिक कार्यलाई सम्मान गरेको छ. हाम्रो राष्ट्रले उहाँलाई प्रतिष्ठित सम्मान पद्मभूषणले पनि सम्मानित गरेको छ. साथै उहाँको नाममा हाइएस्ट एडभेन्चर स्पोर्ट्स एवार्ड स्थापना पनि गरेको छ. भारतवर्षले कुनै व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नका लागि सर्वाधिक योग्य भए तापनि आजसम्म उहाँलाई हामीले यो सम्मान प्रदान गर्न सकेको छैनौँ. उहाँको निवासस्थल दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्स जनताका साथै हाम्रा राष्ट्र एवं सारा विश्वका एडभेन्चर स्पोर्ट्स प्रेमी जनताको पक्षमा म हाम्रा सरकारलाई स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाज्यूलाई भारत रत्न सम्मान प्रदान गर्ने अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद. श्री संतोष पांडे, श्री संतोष पांडे, श्री कुमार, बोलिए. नहीं बेचता, माइक का बटन पुश करो, बोलने लग जाओ. जी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. वास्तव में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों की, अन्नदाता की चिंता करते हुए और महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि योजना लाई और छत्तीसगढ़ में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने उल्टा आरोप और कई प्रकार के एक प्रकार से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति है. प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता में अड़ंगे लगा रही है.
राजस्व विभाग पटवारी द्वारा किसानों के दस्तावेज, B1 बैंक दस्तावेज, आधार कार्ड के साथ ही घोषणा पत्र भरवाकर कृषि विभाग में जमा किया जाना था। लापरवाही पूर्वक उनका आधार कार्ड, बैंक IFSC कोड खाता क्रमांक में त्रुटि की गई। एक बार पोर्टल में इंदराज करने के बाद किसानों से संबंधित जानकारी के सुधार आदि का पासवर्ड पटवारी के पास होता है। सुधरवाने हेतु किसान आवेदन देते थक गए। कांग्रेस सरकार किसानों से दगा कर रही है और इस प्रकार से शासन की लचरता ही नहीं, साजिश के साथ वंचित किया गया है। तत्संबंध पात्र किसानों का ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण हेतु मेरे द्वारा लिखित में भी पत्र दिया गया था। किसानों के नाम जब आवेदन संलग्न किया गया, पत्र पर कार्यवाही तो दूर, पत्रोत्तर भी आज पर्यंत अप्राप्त है। शासन की उदासीनता से किसानों में आक्रोश और असंतोष है। महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बनावटी और कृत्रिम समस्या को दूर करवाएं। कुनार हेम्ब्रम, श्री कुनार सुश्री एस ज्योतिमणि। Matter of my constituency in this August House. Sir, most problem is a big problem in the country, along with other states. West Bengal, especially in my Loksabha area, Jharkhand is also one of them. During 2008 to 10, the area was very badly affected, and in that period, about 700 people were killed. 500 plus people were missing. After coming to power, TMC government, many Maoists were arrested and some were surrendered. Most tragic incident is that in the name of rehabilitation, many arrested Maoists were given jobs and compensation, but who lost their kith and kin, who were missing, their families still wandering from one pillar to other for justice and compensation. Due to presence of paramilitary forces till 2019, the area was calm and cool. Presently, most of the forces were withdrawn from the area. A few days ago, a leader of that horrible period was released from jail, and again some Maoist activities are surfacing. In these circumstances, I urge upon to concerned department to look into the matter seriously, redeploy paramilitary forces immediately and take necessary steps. Thanking you, sir. सुश्री एस ज्योतिमणि, सुश्री एस ज्योतिमणि, श्री गणेश सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का अवसर दिया। देश के सभी केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालयों में वर्ष 2020 से शुरू होने वाले सत्र में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को 27% आरक्षण की सुविधा दी गई है, जिससे केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 1 में 30,416 तथा नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में 12,852 कुल 43,287 छात्रों को पहली बार जो विशेष अवसर प्रवेश में मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी को देश के अन्य पिछड़ा वर्ग के करोड़ों लोगों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, यह मांग लंबे समय से पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा की जाती रही है। संसद की अन्य पिछड़े वर्ग की संसदीय समिति ने अपना प्रतिवेदन राज्यसभा में दिनांक 13 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया था तथा दिनांक 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जिस पर मंत्रालय से दिनांक 30 मार्च 2020 को स्वीकृति आदेश जारी किए गए और छात्रों के प्रवेश का रास्ता प्रशस्त हो गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रक्षा मंत्री जी से रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल तथा अन्य स्कूलों की अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रवेश में आरक्षण दिए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। एडवोकेट अदूर प्रकाश,
Thank you very much, sir. I invite the attention of this House to the murder of two youths in Penyaramur in my parliament constituency, Attingal, Kerala, on 30th August 20. The ruling party is making this an opportunity to divert public attention from the ongoing allegation and corruption charges against the state government. There was widespread violence to the Congress office across the state. Instead of conducting proper investigation, even the state ministers are making baseless comments aiming political gains. The conspiracy behind this case cannot be revealed in the inquiry by the state police. The investigating officer in this case is known for his association to the ruling party and had met disciplinary action many times for serious misconducts. It is clear from the CCTV footages that the 12 persons were involved in the attack, but the police is inquiring about 9 persons only. This has raised many doubts, and an inquiry by the central agency can only reveal the conspiracy behind the murder. I request that the investigation in this case should be handed over to the CBI. Thank you, sir. सबका एसोसिएट कर लिया जो भी इस विषय में बोल रहे हैं। सुरेश जी बोल लो, आप कुछ बोलना चाहते हो? बोल लो, बोलो। ओके, मेरा नाम है। बिना नाम के बोल दिया, इजाजत दे दिया आपको। थैंक यू सर। इसी विषय पे? नो। इसी विषय पे? नो। नो। रविंद्र कुशावा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया की तरफ दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यह हमारे यहाँ अच्छी रोड कनेक्टिविटी न होने के कारण इन दोनों जिलों में कोई अच्छा उद्योग धंधा नहीं है। और 2014 से ही मैंने लगातार मांग किया कि गोरखपुर से सलेमपुर देवरिया होते हुए ये बेलथरा रोड, सिकंदरपुर, बांसडीह, मनियर, रेवती, माझी घाट तक, बिहार बॉर्डर तक, ये लगभग 200 किलोमीटर की सड़क को NHI के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके इसको बनाया जाए। हमें खुशी है कि गोरखपुर से सलेमपुर तक रोड 4 लेन में हो गई है, लेकिन दूसरे चरण में सलेमपुर से लेकर बिलथरा रोड, सिकंदरपुर, बांसडीह, रेवती तक, बिहार बॉर्डर तक उस सड़क को बढ़ाने के लिए मैंने लगातार मांग की है। आज सदन के माध्यम से मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि उस सड़क को बनाया जाए, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, जिससे लोग वहां के मुख्य धारा में जुड़ करके विकास के मामले में आगे बढ़ें। धन्यवाद। श्री एस वेंकटेशन जी। ओके। அனிதா முதல் எனது தொகுதியைச் சேர்ந்த ஜோதி ஸ்ரீ துர்கா வரை 12க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மரணத்தின் தீரா துயரிலே இருந்து கேட்கிறோம், நீட் தேர்வை எப்பொழுது கைவிடுவீர்கள்? நீட்டெனும் திரிசூலத்தின் 3 முனைகள். ஒரு முனை மாநில அரசின் கல்வி முறையையும் மாநில உரிமையையும் குத்தி கிழிக்கிறது. மறுமுனை டீச்சிங் என்பதை கொன்று கோச்சிங் என்பதை கொண்டாடுகிறது. மூன்றாவது முனை குழந்தைகளின் உளவியலை சிதைத்து தற்கொலைக்கு தள்ளுகிறது. இன்னும் எத்தனை மரணங்களுக்கு பிறகு இந்த கொலைவாளினை கீழே போடுவீர்கள் என்று நாங்கள் கேட்கின்றோம். தமிழக சட்டப்பேரவை மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை சம்பந்தப்பட்ட மசோதாவை ஏகமனதாக நிறைவேற்றி அனுப்பியது. குடியரசுத் தலைவர் அதனை திருப்பி அனுப்பினார். அரசமைப்பு சட்டம் 201 படி திருப்பி அனுப்புவதற்கான காரணத்தை கூற வேண்டும். இன்றைக்கு வரை கூறவில்லை. ஆனால் இதை பற்றி நீதித்துறை ஆளுமைகள் வாய் திறப்பதில்லை. ஆனால் திரைக்கலைஞர் சூர்யா ஒரு வார்த்தை சொன்னால் உடனே எதிர்வினை உரிகிறார்கள். நீதியும் தேர்வும் மனுநீதியின் நீதியின் சாரமாகவோ சாயலாகவோ அமைந்துவிடக்கூடாது. நீட் தேர்வை கைவிடுங்கள் 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 என்று சொல்லி முடிக்கிறேன். श्रीमती कौमती रेड्डी
जो माननीय सदस्य पोडियम पे खड़ा के बोलता है ना, जो लंबा बोलता है। Thank you, Honorable Speaker, sir. I would like to request the government through you, sir, to speed up the execution of national highways announced earlier, and as the first step to allot NH numbers to the said roads. Sir, I am speaking about the newly declared national highway from the junction of ORR at Gaurelli Junction on NH 38 Kottagudem, which is encountering inordinate delay due to non-alignment of NH number even through the DPR was submitted way back. As it has been declared as a new national highway, the maintenance of the existing road is not being taken by the state government. The state government seems to be oblivious about the number of accidents taking place among this road and the loss of lives and limbs owing to the deplorable condition of the roads. What prompts me to think so that the repeated representatives from various quarters have fallen in deaf ears of the state government. Sir, this new national highway reduces the distance between Vizag Port, state of Chhattisgarh and Hyderabad by nearly 100 kilometers. And this road passes through tribal areas, two district headquarters, that is Mahbubabad and Kottagudem, the famous Sita Ramachandra temple, Bhadrachalam, on the shores of Godavari river, visited by thousands of pilgrims, is also along this road. A national highway work of such important need to be executed on the priority basis, sir. Lastly, I request the government through you, sir, to allot the NH number to the newly declared national highway from the junction of ORR at Gaurelli Junction on NH 38 Kottagudem to complete the work as early as possible to prevent further accident and loss of life, sir. Thank you, sir. Margani Bharat. Thank you, Honorable Speaker, sir. Today, I'd like to express regarding the tourism in my place, sir, for setting up the water aerodrome in Rajahmundry, sir. Sir, the Ministry of Civil Aviation has planned for the water aerodromes near the locations of the tourist and religious importance, with twin objectives of promoting tourism and also providing air connectivity under UDAN, sir. I welcome this as also helps to achieve the third objective of generating more and more employment opportunities and also promoting the tourism, sir. I also welcome the Government of India has identified some routes for this purpose in some states, sir. In my constituency near Papikondalu, there is a scenic river with a stunning views of surrounding hills with lush green vegetation and also the wildlife, sir. We have a cruise service offered here by the government of Andhra Pradesh under the leadership of our Honorable Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, sir. The Kadiyaplanka is an absolute bliss. One of the visual scenes, it is flourishing hub of horticulture and floriculture, sir. A 120 years old Havelock Bridge is one of the earliest three bridges constructed in the country, sir. The railway decommissioned the bridge and we are turning it into one of the finest heritage monuments, sir. Sir, the river Godavari, its own beauty from the tourist point, the view and religious importance from the point of view for the devotees, sir. Sir, looking at all these, the other important destinations in Rajahmundry, the perfect place to start the water aerodrome in river Godavari, sir. I appeal to the Honorable Tourism and Culture Minister and Civil Aviation Minister to start the aerodrome in this following route, sir. Rajahmundry to Prakasham Barrage and Rajahmundry to Nagarjun Sagar of Hyderabad, sir. Thank you so much. Luckily I came. देवेंद्र भोले सिंह, माध्यम से अपने संसदीय अकबरपुर कानपुर उत्तर प्रदेश में रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के निर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले भारी वाहनों के आवागमन के चलते खराब हुई सड़कों को पुनः निर्माण के संबंध में माननीय मंत्री जी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात एवं कानपुर नगर में रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के निर्माण कार्य में निर्माता कंपनियों के द्वारा माल ढुलाई में भारी वाहनों का प्रयोग किया जाता। उक्त वाहनों से रेल पटरियां, बालू, मिट्टी, गिट्टी आदि की सामान ढुलाई की जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
जनपद कानपुर नगर एवं कानपुर देहात के लगभग सभी सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण दर्जनों ग्रामों के राहगीरों एवं दर्जनों क्षेत्रवासियों का आवागमन दूभर हो गया एवं विगत में कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उक्त सड़कों के पुनर्निर्माण संबंध में मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों से वार्ता की गई, जिस पर जनपद कानपुर नगर एवं देहात के लोक निर्माण के विभाग अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। उक्त सड़कों के निर्माण में उक्त संबंध की योजना द्वारा निर्माणाधीन DFCCL के द्वारा को कई पत्र प्रस्तुत किए जा चुके एवं प्राक्कलन भी धन आवंटित किए जाने की अपेक्षा की गई, किंतु उक्त निर्माण कंपनी के द्वारा अभी तक धन आवंटित किए जाने की कार्रवाई न किए जाने का आज तक उक्त सड़कों निर्माण नहीं हो पा रहा, जिससे राहगीरों, क्षेत्रवासियों, आम जनता को अत्यधिक परेशानी हो रही। महोदय, इस स्थिति को मैंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में वरन कई जनपदों के समस्या जूझ रहे उक्त संबंध में मैंने माननीय रेल मंत्री जी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से भी लिखित और स्वयं मिलकर के अवगत कराया। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन है, चाहूँगा उक्त ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कार्य में कराए जाने के संबंध में निर्माणकर्ता कंपनी को धन आवंटित एवं उन सड़कों का पुनर्निर्माण कराए जाने की कार्रवाई कराने का कष्ट करें। श्री मोहम्मद जावेद जी। नब्बे लाख लोग प्रभावित रहे। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में महानंदा, कनकई, मेछी, डोंक, रौता, रमज़ान और परमान नदी के कारण कई गांव के हज़ारों एकड़ और सैकड़ों घर बह गए, जिसमें माली टोला, मठियारी, महेश भतना, नसंदरा, लौचा, ताली भिट्टा, भोलमारा, दरिया, परसरिया वगैरह कई गाय नुकसान हो गए। मेरी आपके माध्यम से अपील है कि जिनका ज़मीन कट गया या नुकसान हो गया उनको ज़मीन उपलब्ध कराया जाए, घर जिनका नुकसान हो गया घर दिया जाए, कैटल का नुकसान हुआ है कैटल दिया जाए, और जो लोग मरे हैं उनको सरकारी जॉब उनके फैमिली को दिया जाए सर, और जिनके डॉक्यूमेंट्स नुकसान हो गए हैं उनको डॉक्यूमेंट्स सरकार मुहैया कराए। और साथ ही महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट नहीं बनने के कारण साल दर साल हमारी नुकसान हो रही है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगले 1-2 साल में कंप्लीट हो जाए ताकि ये सालाना जो डेवास्टेशन होता है ये रुक जाए। और आखिर में सर, पिछले 1 साल में लगभग ये तीसरी बार मुझे आपने मौका दिया बोलने का और ये फ्लड पे मैंने बोला, लेकिन अफसोस ये है कि ना तो केंद्र सरकार ना हमारी बिहार सरकार इसमें कोई पहल की है। मेरी आपसे आग्रह है कि पहल हो और जो आवाम तकलीफ में है, जो बर्बाद हो गए, उनको मदद पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री राम स्वरूप शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों हिमाचल की बेटी ख्याति प्राप्त सिने अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ जो व्यवहार महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने किया है, मैं उसकी भर्त्सना करने की और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इस होनहार बेटी ने बॉलीवुड में नशा माफिया के वर्चस्व को की और सरकार और पुलिस का ध्यान आकर्षित करना चाहा। बदले में उसे अशोभनीय गालियां दी गई और उनका करोड़ों रुपए का लागत से निर्मित ऑफिस उनकी अनुपस्थिति में तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि सत्ताधारी पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र से चले जाने की धमकी दी। इस बहादुर बेटी ने चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और गत 9 तारीख को मनाली से मुंबई पहुंची। मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर उसे अवांछनीय तत्वों की चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाया। और मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, उन्होंने इस मुद्दे में कंगना रनौत की पूरा सहयोग दिया। माननीय अध्यक्ष जी, शिवसेना जो वास्तव में शिवजी महाराज की आदर्शों पर चलने वाली वो पूज्य बाला साहब ठाकरे के संरक्षण में बढ़ने वाली सेना नहीं रही, अब वो कांग्रेस सेना बनकर रह गई है। इसने महाराष्ट्र में अपनी निजी संपत्ति बना रखा है। इस कारण कंगना रनौत जैसी मेधावी अभिनेत्री को हराम। आपको बोलना नहीं बोलना Honorable Speaker, sir, the brutal sexual assault of Dalit girl was a COVID-19 patient by an ambulance driver on the way to the hospital in Kerala near Patranthita, Aramula. It's a heinous crime in which the investigation process is sluggish and justice being denied. The horrific rape of Dalit girl in Kerala near Aramula while being transported to a COVID treatment facility by the driver of an ambulance service of the State Health Department, which is operated by GVK EMRI
Emergency Management Service has shaken the conscience of the people of Kerala. Sir, the diabolic nature of the attack on the helpless women, who is also a COVID patient, shows the depraved nature of assault carried out by the assailant. This incident was very shocked not only in Kerala, throughout the country. Sir, as you know that the COVID patients are facing problem. At the stage, their protection is not available. So government and also Health and Family Welfare Department ensure their protection. But at the same time, the state of Kerala has happened this incident. It was a total shame for the country. So I would like to request the Honorable Government of India through you, sir, whether the Health and Family Welfare Ministry should ask the detailed report in this incident which was happened in Kerala. Thank you, sir. श्रीमती प्रतिभा मंडल जी, माननीय सदस्य 1 मिनट। आ रही है आवाज, मुझे आ रही है। Has kept the class and caste division alive in India, and after decades since the last education policy, new one keeps the similar tradition ongoing. Teachers teaching the children till class 8 in their mother language and suddenly bombarding them with English at a stage where it is difficult to learn a new language is simply depriving them of opportunities in the future. You propose to instruct the young minds in their local language and questioning their English language capabilities when they seek a government job is utter hypocrisy. The students from such Bhasha schools are always at disadvantage not only at international but also at national level. If every single government exam tests the strength of English, it must be our duty to teach the children the language. Grammatical nuances cannot be learned suddenly. It is a long process. So English must be made compulsory or else remove the section from government exam. You cannot have it in both the ways. Due to our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee's sincere efforts since 2017, English along with Bangla and Hindi have been made compulsory, which will actually reap fruit, and it must be made a pan-India method. English compulsorily, mother tongue and one other language of choice, which will ensure true all-round development. Thank you, sir. सुश्री एस ज्योतिमणि। सर माइक प्लीज। आप बोले, माइक सुन जाएगा। மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களே வணக்கம். தமிழகத்தில் பிஎம் கிசான் பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தில் 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஊழல் நடந்துள்ளது. லட்சக்கணக்கான தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு இந்த நிதியுதவி கிடைக்கவில்லை. ஆனால் 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட போலி பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். பெரும் பணக்காரர்கள், கார்ப்பரேட்டுகளின் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடிகள் கடனை தள்ளுபடி செய்யும் இந்த அரசு விவசாயிகளின் கடனை கூட தள்ளுபடி செய்யாமல் விவசாயிகளை முற்றிலுமாக கைவிட்டு விட்டது. இச்சூழலில் விவசாயிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிறிய திட்டத்தை கூட முறையாக நடைமுறைப்படுத்தாமல் ஊழல் மலிந்து கிடப்பது வேதனை அளிக்கிறது. இந்த ஊழலில் அதிகாரிகள் மட்டுமே பலிகடா ஆக்கப்படுகின்றனர். ஆளும் அதிமுக அரசுக்கு தெரியாமல் இந்த ஊழல் நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. மேலும் தமிழக பாஜக பல்வேறு அரசு திட்டங்களை பகிரங்கமாகவே கைப்பற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. இது எவ்விதத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதல்ல. அரசு திட்டங்கள் முறையாக எவ்வித அரசியல் தலையீடும் இல்லாமல் தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். அரசியல் குறுக்கீடுகள் இம்மாதிரியான ஊழலுக்கே வழிவகுக்கும். தமிழகத்தில் நடந்துள்ள இந்த மாபெரும் ஊழலை விசாரிக்க உடனடியாக மத்திய அரசு சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. मनिकम टेगोर जी। Sir, I would like to speak about the plight of the jasmine farmers in Madurai district, particularly in Thirumangalam and Thiruparangondram. The plight of the farmers are after the lockdown and post-lockdown, as well as the corona period, their lives has been destroyed. The officials, nobody is giving any importance to them. And the Prime Minister on the
Independence Day speech spoke about a district hub for export, calling as export hub. I'd like to request the Honorable Industries and Commerce Minister to take care of the jasmine growers in Madurai district, particularly Tirumangalam and Thiruparangundram, and have a special program and make a special vehicle for the export of jasmine from Madurai and from Sangam literature itself. For 2000 years, before 2000 years, the Madurai jasmine has been world famous, and everywhere across in world, the Madurai jasmine has been exported historically also, but the farmers as well as the small traders' life is in miserable condition under this government, which has completely ruined by the unplanned lockdown, and their life suffering has been increasing multifolded. I'd like to request through you, sir, to the Honorable Commerce and Industries Minister to take forward the announcement of Honorable Prime Minister in Independence Day and make Tirumangalam, Thiruparangundram as an export hub for jasmine industry. माननीय राज्यसभा में जो माननीय सदस्यगण बैठे हैं, मेरी बात अगर सुन रहे हो तो उनको मैं देख रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि बहुत नजदीक बैठे हैं, सामाजिक दूरी की पालना करें। माननीय सदस्य, राज्यसभा में बैठे माननीय सदस्य, आंखें उनको यहां भी देख रही है। गोपाल ठाकुर जी, हाँ, उनका उद्देश्य। आपने समय दिया, इसके लिए समस्त मिथिला के तरफ से आपका अभिनंदन। महोदय, 4 अगस्त 2020 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के टीम द्वारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्ट्रार के पास बिहार मखाना के नाम से जीआई टैग हेतु एक आवेदन भेजा गया है। महोदय, मखाना मिथिला क्षेत्र के प्रमुख फसल है। पूरे देश के उत्पादन का 90% मिथिला में होता है। जहां पग पग पोखर माछ मखान के लिए प्रसिद्ध मिथिला जैसे जल ही जल वाले क्षेत्र में मखाना का उत्पादन 9.5 लाख हेक्टेयर से अधिक में होता है। महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को समस्त मिथिला के तरफ से बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के मार्ग का प्रशस्त करते हुए वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया और 10,000 करोड़ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज के लिए दिया गया, जिसमें मखाना को शामिल किया गया। गोपाल जी धन्यवाद। महोदय 1 मिनट बस, हो गया महोदय, बस। माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी। आभार अध्यक्ष जी। इस सदन के गरिमामय इतिहास में आज पहली बार महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से मैं डाइट चार्ट्स फॉर प्रेग्नेंट विमेन को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगी। आपको ज्ञात है अध्यक्ष जी, 22 नवंबर 2019 में प्रश्नकाल के दौरान आपने स्वयं हमारे विभाग को आदेश दिया था कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सरकार ये प्रयास करे कि क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का संकल्प एक डाइट चार्ट के रूप में सदन के सभी सदस्यों को प्रेषित किया जाए। आपके आदेश अनुसार मंत्रालय में एक समिति का गठन कर इसमें राष्ट्र के कुछ विशेषज्ञों को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, ICMR को सम्मिलित किया गया और उनके प्रयासों के बाद आज क्षेत्रवार गर्भवती महिलाओं के लिए डाइट चार्ट पहली बार इस सदन के इतिहास में मैं प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाई हूँ। इस अनोखी सोच के लिए आपका धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मात्र एक और निवेदन करना चाहूँगी। आप सबको ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय संकल्प कि भारत में कोई भी महिला और बच्चा कुपोषित ना हो, इस संकल्प के साथ पोषण अभियान की 8 मार्च 2018 को शुरुआत की गई। तत्पश्चात सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आपके माध्यम से सभी माननीय सांसदों से मेरा निवेदन है, सितंबर के इस महीने में कोविड प्रोटोकॉल के चलते चाहे जितनी भी चुनौतियां हों, हमारे सम्मानित सांसद अपने अपने गृह जिले में, लोकसभा क्षेत्र में पोषण अभियान में अपनी भूमिका सतत निभाएंगे, ये विश्वास व्यक्त करती हूँ।
मात्र इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, इन विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश की सरकारों ने भारत सरकार को सूचित किया है कि सितंबर 14 यानी कल तक देश भर में 1,35,00,000 विविध गतिविधियां की गई ताकि पोषण अभियान का ये संदेश घर घर प्रदेश की सरकारें पहुंचा सके। आपका सानिध्य और सांसदों का सदैव इसमें हमें सहयोग मिलता रहेगा। इसके साथ मैं निवेदन को अपने समाप्त करती हूं अध्यक्ष जी, और आपकी अनुमति से नियमानुसार इसको सभा पटल पे प्रस्तुत करूंगी। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। श्री एक मिनट हाँ, श्री कल्याण बनर्जी। By my two letters, one is letter dated 27th March 2020 and one letter dated 6th April 2020. In both the two letters, I sanctioned 1 crore rupees from MP Development Fund for medical testing, screening and other facilities required to detect and contain COVID-19. But sir, this is the amount was allocated for 2019-20. Second installment, monies had been sanctioned. Sir, district magistrate have sent the recommendation, but unfortunately till this day, sir, this 1 crore rupees have not yet been sent by the central government. COVID-19 6 months have gone. For asking for development fund, it has not been gone, sir. This is number one. And number two, sir, I wish to tell you, sir, I was to point out that you take our 100% salary, I will not mind. I will not mind, and I think no members will mind. But give the MP lads fund full, so that we can work for the benefits of the poor people, for the construction of the country. Sir, one thing, that earlier, sir, yesterday, the Honorable Defence Minister is here. He assured us, in case of urgent things, the ministers also will give reply to that. I hope these are very important things I have raised. I will request सिंह जी बादल साहब। स्पीकर सर, थोड़े दिन पहले सेंटर सरकार ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ऑफिशियल लैंगुएज ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ, ਆ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। तो मेरी बेनती है सेंटर सरकार नू कि पंजाबी नू जरूर इंक्लूड किया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि यह पहले भी जो जम्मू कश्मीर स्टेट सी उदों भी पंजाबी लागू सी, ऑफिशियल लैंग्वेज लागू सी। डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी इस गल के गवाह हैं। नियम, हाँ, आपने सपोर्ट। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, I did introduce Punjabi because it's not only spoken by the Sikhs, it is spoken by all the people in Kashmir, Jammu and Kashmir, because of its closeness to the border. So this should be considered. Also, I will request the minister to consider Pahari and Gojri
which is also spoken in large numbers of people, please, that may be also considered. जी माननीय सदस्यों, आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। वे अपने मामले अनुमोदित पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 19 और 20 एक साथ लिए जा रहे हैं। श्री डीन कुरियाकोस। नहीं आज तो हो कमोडिटी वाली हाँ नहीं जीरो में नहीं स्पेशल अटेंशन स्पेशल करेंगे ना, अब इतने दिन नहीं थे वो। संकल्प पेश कर दें। आवाज आ रही है? आप बोलो, आप बोलो तो सही, आप बोलोगे जैसे आवाज आ गई। Thank you, sir. I heartily welcome all the positive steps have taken by this government to fight against COVID-19 pandemic, including the salary cut decision of MPs. Even though we are suffering a lot to meet the monthly expenditure, we are the first responsible persons to give a good message, give confidence to the common people in a critical situation. I don't think any of us would reluctant to donate or share a part of our salary with the government if the same will be helpful or useful in countries' fight against this unprecedented pandemic. Even though the salaries and allowances of an MP is comparatively less than a certain kind of government offices. आपका सावधिक संकल्प जो है वो पेश करना पड़ता है। Yes, sir. We'll conclude that. रेजुलेशन आप पेश कर दें, केवल बोलने का भाषण जो क्रम आएगा, जो बोलने का मौका देंगे। मूव कर दें आप, तो केवल आपका रेजुलेशन मूव कर दें। Okay. Yes. I'm moving the statutory resolution regarding with the disapproval of this ordinance. आप कुछ बोलना चाहते, थोड़ा बहुत बोल लें तो शुरू कर देंगे। Sir, I wish to move that the bill further to amend the salary, allowances and the pension of the Members of Parliament Act 1954 be taken into consideration. श्री डीन कुरियाकोस जी, अब बोले आप भाषण, स्पीच। Sir, even though the salaries and allowances of an MP is comparatively less than higher government offices, we need to set an example by contributing our salaries for supporting the government initiatives in the fight against COVID-19. Sir, also we can understand the situation that mandated promulgation of an ordinance for this purpose, as the Parliament was not in a position to hold its session during that time. Hence, I am not here to object the contents of this enactment. The amendment to be in effect from 1st April 2020 to 31st March 2021 deducts a sum of 57,000 rupees from our salary in a month, which being rupees 30,000, 21,000, salary in 21,000 and 6,000 from the salary, constituency allowance and stationery allowance respectively. The total collection from salary, the amount only 50 crore rupees only. In this regard, we would say this is only a symbolic approach. This amount is nothing compared to the financial impact made in the backdrop of COVID-19 pandemic. It is less than 0.001% of the special economic package announced by the central government. It is only 0.27% of the Central Vista project. It is only 0.8% of the
amount that the PM Care Fund received in its first week. At the same time, we cannot ignore a fact that we have not succeeded in preventing this disease, as we are going fast to have 50 lakhs of positive cases in our country. We have to find out where our policies and systems have failed. If the government would rather reduce the unnecessary expenditure and mobilize its revenue as far, a better economic package would have been procured. Sir, due to several reasons, I can say the decision taken to freeze the MB lads up to 2022 was a wrong. It is very sad at this time. MB lads has also been freezed without any consultation or prior information. The government on March 24th issued one circular regarding with the fund utilization of MB lads for medical testing, screening and other facilities to fight against COVID-19. By that, I have allotted 1.5 crore rupees to various government hospitals in my constituency for purchasing medical equipments, including ventilators and for infrastructure facilities. Sir, at that time, unexpectedly, government have taken the decision to freeze 2 years MB lads, that is 10 crore rupees. After some days, withdrawn the previous year's second allotment, 2.5 crore rupees also. So totally 12.5 crore rupees have been transferred to contingency fund. Currently in my constituency, the number of patients are very high. Fortunately, it is lowest in Kerala, but the infrastructure facilities and the medical ventilators like the medical equipments are very less comparatively than any other districts. If the MB funds not been freezed, we could have been utilized these 12.5 crore rupees for purchasing the medical equipments and providing infrastructure facilities. Sir, in my strong opinion, MB lads must be brought back, and money saved from reducing the salary cut must also be added to that. There can be a conditional clause for a certain period that this fund should be allocated only to projects related with healthcare. Yes. In this words, I am concluding, I am supporting this ordinance, but I am objecting the wrong way of approach the government. Thank you, sir. Thank you very much. I would like to draw the Honorable Minister regarding very important point, because 2021 and 21-22 it is freeze. But it is quite unfortunate to note that even for the 19-20 2.5 crores which have not been allocated, that is also been taken away, those works which have already been proposed and even agreement has been executed. Kindly look into that matter. That is the submission he is making. Thank you very much. Next speaker is Sri Vijay Bagal. Please, Honorable Member, Sri Vijay Bagal. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये मेरा सौभाग्य है कि कोरोना महामारी के संकट से उबरने, माननीय सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित करने, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने माननीय प्रहलाद जोशी जी द्वारा प्रस्तुत संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 के पक्ष में बोलने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। माननीय सभापति महोदय, लोकसभा अध्यक्ष जी के अथक प्रयास से 17वीं लोकसभा अनेक इतिहास गढ़े हैं और हम सब उसके साक्षी बने हैं। माननीय सभापति महोदय, कार्य प्रणाली की बात करें, चाहे अनेक विधेयक पास होने की दिशा में हो, 17वीं लोकसभा ने अनेक ऊंचाइयां तय की है और आज तक के लोकसभा के कार्यकाल का यह पहला लोकसभा कार्यकाल चल रहा है जो एक साल में अनेक ऊंचाइयां प्राप्त की है। उसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और निरंतर हम बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक
कोरोना महामारी का संकट आया और इस संकट के साथ साथ बहुत सारी अन्य चुनौतियां भी आई, चाहे वो चीन की बुरी नज़र हो, चाहे अनेक प्रदेशों में बाढ़ के भी विभीषिका आई। और इन सब चुनौतियों को निरंतर सभी सांसदों की एकजुटता की बदौलत और भारतवर्ष की जनता की बदौलत उसको हम लोग उस चुनौती को, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हर चुनौती को हमें अवसर के रूप में बदलना चाहिए, और उसको हम सब ने मिलकर अवसर के रूप में बदला है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से एक बार फिर से इतिहास गढ़ने का इस अवसर प्राप्त हम सबको हुआ है। जब से कोरोना महामारी आई उस समय स्थगित कर दिया गया लोकसभा, यह आवश्यक भी था, और सभी माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो पीड़ित लोग थे, जो प्रभावित लोग थे, उनकी सेवा में लग गए। और उनके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं और व्यक्तिगत रूप से भी लोग अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सेवा में लग गए। ज़्यादा प्रभावित लोगों को कैसे सुविधा मुहैया कराया जाए, ऐसे अनेक परिवार थे माननीय सभापति महोदय, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग, जिनके घर में चूल्हे जलने बंद हो गए, उनकी भी सुध माननीय सांसदों ने ली। और उसके साथ साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने ली, राज्य की सरकारें भी ली, और केंद्र सरकार का नेतृत्व हमारा सौभाग्य कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर राज्य को उन्होंने सहयोग प्रदान करना शुरू किया। और व्यक्तिगत रूप से भी अनेक लोगों के खाते में व्यक्तिगत रूप से भी जो योजनाएं बनी थी, उसके माध्यम से उनके खाते तक भी पैसे पहुँचे। यह हमारा सौभाग्य है। अगर आज की स्थिति में हम देखें माननीय सभापति महोदय, तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से जो स्थिति भारतवर्ष की है, और साथ ही साथ यहाँ के रहन सहन, यहाँ के दिनचर्या और यहाँ के अनेक प्रकार की परिस्थितियों के बावजूद भी हम अन्य देशों से इस महामारी को रोकने में बहुत सक्षम हुए। ये हम सबका मिला जुला प्रयास है। अनेक प्रदेशों में दूसरे प्रदेशों के लोग काम के खोज में जो निरंतर जाते रहे हैं, वहाँ बुरी तरह फंस गए, और सभी माननीय सांसदों ने अपने संपर्क के माध्यम से वहाँ के माननीय सांसदों से संपर्क करके, वहाँ के जिला प्रशासन से संपर्क करके अपने क्षेत्र के लोगों को संरक्षण प्रदान किए हैं। ये भी एक सराहनीय कार्य माननीय सांसदों ने किया है। मैं उसके लिए सभी माननीय सांसदों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज ये बिल इसलिए आया है कि 7 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से एक अध्यादेश जारी हुआ, और उस अध्यादेश के माध्यम से हम सभी माननीय सांसदों के वेतन की राशि से 30% कटौती कर इस अभियान के लिए लगे। और हम सब का मानना है माननीय सभापति महोदय कि सामूहिक सहयोग में और सामूहिक प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। इसीलिए तो मंदिरों में हवन पूजन सामूहिक रूप से की जाती है, मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़े जाते हैं, चर्चों में सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं होती है, गिरजाघर में सामूहिक रूप से कीर्तन होते हैं। इस तरह गुरुद्वारे में भी सामूहिक रूप से कीर्तन होते हैं, और उसमें बड़ी ताकत है। और ये जो सामूहिक राशि आज हम सब सांसदों ने दी है माननीय सभापति महोदय, वो एक ताकत बनकर, जिसकी उम्मीद हमारे क्षेत्र की जनता को थी कि सांसदगण अपना सहयोग दे रहे कि नहीं। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगा कि सराहनीय कार्य में मेरे क्षेत्र के जो लोग सहयोग किए,
एक ऐसा 21 वर्षीय व्यक्ति जो भिलाई इस्पात संयंत्र से रिटायर अधिकारी, उन्होंने अपने जमा पूंजी से 5 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री केयर फंड में प्रदान की है। इसी तरह एक विधवा बहन श्रीमती प्रभा यादव, वो अपने 3 साल की पेंशन की राशि, विधवा पेंशन की राशि लगभग 11,111 रुपये की राशि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के केयर फंड में योगदान की है। और इसी तरह 2 ऐसे मासूम बच्चे, 7 वर्षीय आदित्य यदु, माता प्रतिभा, पिता हितेंद्र यादव, और उसी तरह कुमारी नव्या यादव, 5.5 वर्षीय, पिता लोकेश और रश्मि यादव, इन दोनों ने अपने गुल्लक की राशि लगभग 8,600 की राशि प्रधानमंत्री जी के केयर फंड में उन्होंने दी है। इतनी बड़ी बात अगर छोटे से बच्चे, एक बुजुर्ग और एक विधवा बहन कर सकती है, तो हम सब का सौभाग्य है कि 30% की राशि अगर हम दे रहे हैं 1 साल के लिए, तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करूंगा कि इस महायज्ञ में एक आहुति के रूप में हम सब प्रदान करें, स्वेच्छा से प्रदान करें और इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर कलानिधि जी। Honorable Chairperson, sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on this bill. Sir, the previous speaker had said that 20% of our salary has been cut, but to the best of my knowledge, I think it is about 30%. Yes, 30%. Yes, sir, it is. But I think the previous spokesperson had spoken about 20%. So I would like to correct the honorable member over there, saying that it is 30%, and we are not bickering or lamenting or quarreling about that. We also understand the situation under which this decision was taken. But having said that, sir, there are other ways which are there to mobilize funds for this country, sir. I am not saying that this should not be done. In accordance to what our present situation is, we also have to look at all the other ways through which we can mobilize funds. And based on this, we had already given a proposal where the construction of the new parliament, the government has gone ahead with that proposal to go ahead and construct, where you are planning to spend about 20,000 crores in the next 3 years or 5 years, sir. I say that this is a big disservice that you are doing to the people of India, especially when we are going through such a huge economic crisis. I feel that that amount can be used for combating the COVID and combating the economic crisis which has come out of this COVID, sir. You are saying that you are going to be cutting the salaries of MPs. I would say that assume that even if you are going to cut 1 lakh per MP, there are 800 MPs. We are talking about 8 crores per month, sir, which is about 100 crores, less than 100 crores. And in 5 years, you are talking about 500 crores, whereas you are spending 20,000 crores for the parliament construction, which there is no need, no urgent need at all at the present time to go ahead and construct this thing, sir. And the other issue is that you have cut off the MP lads. Sir, this is something which we have been objecting to. I feel that many of the BJP MPs also will stand with us when we say that we do not want this MP lads to be cut, sir. We are not saying that it is. You first have to understand that when we say it is MP local area development funds, it is not the MP's funds, sir. It is a people's funds. It is a people's fund which has been provided for by the Constitution of India, and the government of India has cheated the people by depriving them of their rightful amount, sir. You are saying that COVID, the number of COVID cases may be less in different constituencies, but my constituency is one of the highest number of COVID cases and COVID deaths, North Chennai, sir. In spite of that, if our MP lads are taken, there are also economic fallouts because of this COVID. Who is going to be taking care of all these things, sir? So in fact, at this kind of a time, I feel the government should have enhanced the MP lads and should have made it 10 crores instead of 5 crores to combat the economic crisis and the health crisis which is there in each and every constituency, sir. COVID may be sporadically located in certain constituencies or certain states, sir, the red zones or whatever, but the economic fallout has affected each and every constituency, each and every family has been affected because of this economic fallout. I feel that this government has failed the people in addressing this COVID issue on several factors, sir, but these are issues which the government could have very easily combated. And apart from that, there are plenty of people who have been saying that we could have handled this better by raising funds through loans and other things. Sir, one more thing, sir.
And one of the biggest problems that we are facing today is the economic crisis, because not only because of the COVID, sir. If you see the statistics, the GDP of our country has been progressively falling. And when we are talking about the national education policy, I would like to quote the Prime Minister when he said that we can learn everything, sir. But we in Tamil Nadu have always believed, "Kattradu kallalavu, kalladu ulagalavu." What you can learn is very limited, sir. If the Honorable Prime Minister is under the impression that he knows everything, I would urge him to speak to an economist, find out how to solve this crisis, Yes, because please conclude. I feel that the Finance Minister and the Prime Minister are not in a position to handle the Sri situation, P.V. sir. Thank you very Mithun much. Reddy. Sri P.V. Mithun Reddy. Thank you very much. Sir, thank you, sir. Sir, YSR Congress Party supports this bill to reduce the salaries, but we have very strong objections and we have reservations against suspension of MP lads for the next 2 years. Sir, we have already given sanction for a lot of works, and a lot of people are approaching us for small works also which we are not able to fulfill. Sir, we had already given funds for combating COVID. We had already promised, and we had promised sanctions in our constituency. If you take the 25 Loksabha MPs from our state, which is like almost 125 crores per year, and that is almost 250 crores in 2 years, it is a loss to our state, sir. So we request the government to rethink this decision. We want the government to permit the MP lads, and we also want the government to increase the MP lads during this time of the pandemic, because the MP lads are most efficiently used, sir. When we go into the constituency, we know exactly where the problem is, and we use it most efficient way. And we request, sir, because there are a lot of MPs in the Rajya Sabha from AP and even Lok Sabha, the amount goes to more than 350 crores. So we request the government to rethink and reconsider the suspension of MP lads, but we support this bill for the reduction of salaries. Thank you. Thank you. Thank you very much, Sri Saugad Rai ji. Oh, you need not. Sir, I support in general the resolution brought by Sri Prahlad Joshi to amend the salary allowances and pension of members of Parliament as per 1954 Act. In fact, it's a bill. In fact, I would like even to deduct more. I have given an amendment, you will see, sir. You also have an amendment that for 30% I have proposed 35%. You deduct more. Actually, from our party, our stand is that we support that you take away as much money as you can from MPs, because we are easy targets. And so you say that you are doing big thing, but actually my friend Bhartrihari Mahtab was telling me that all that we are saving is 54 crores. I am saying that you take away all our salary. You give us MP-led funds. You cannot deduct MP-led funds. Why should you make MPs targets? Minister can spend any amount of money, and we were doing small works in our constituency, which is the demand of the people of the constituency. You are taking that away. There cannot be Narendra Modi, just because the Prime Minister has 303 MPs, it means that MPs have no value. और ये बीजेपी में कोई आदमी नहीं है जो खड़ा होके बोले ये अन्याय है, हमारे एमपी लैड नहीं लेना चाहिए। मैं तो जानने चाहता हूं, अगर लोकतंत्र है तो बीजेपी पार्टी के अंदर से आवाज उठना चाहिए कि एमपी लैड रखना है, don't take it away, and if possible you increase the MP lad amount. Kalyan Banerjee has mentioned, I have a similar problem. I gave 50 lakhs to a newly set up COVID hospital in my constituency. That money has not yet gone to the district magistrate from the center. They are holding back money which we had given back last year also. This is most unfortunate. I think the government needs to, instead of making this token gesture, government needs to cut down on bigger expenses. Do you know, sir,
How much money has been allocated for creating a new vista for Parliament? 20,000 crores. It is being designed by one Ahmedabad architect, Bimal Patel. And 20,000 crores will be, you are taking petty sums from the MPs. Is this the way to show that the government is practicing frugality? I am very sorry to say it is not. How much does the Prime Minister's personal aircraft cost? Embraer aircraft? This should be brought before the people. If you want to save money, yes, for the COVID patients, whatever money you spend is good, is necessary. But the government must make big gestures and not make us poor MPs targets of their ire. Just because the BJP members cannot speak, the voice of the Parliament cannot be stifled. The MP lad should be kept. You take away all our money, give us MP lad. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Pinaki Mishra ji. That I forgot. Thank you, Mr. Chairman, sir, for allowing me to speak on the bill for reduction of salaries to MPs under the Salary Allowances and Pension of Members of Parliament Act 1954. I think this House speaks in one voice, Mr. Chairman, to say that everybody supports this. This is a token gesture, but it's an important token gesture on the part of the MPs to show that we are prepared to be personally frugal in the time of gross need for this country. Therefore, the reduction by 30%, nobody grudges. Perhaps this should have been passed without discussion. The reason there is a discussion happening is because the Honorable Speaker has kindly consented that we speak also about the taking away of MP-led funds in this part of the same bill, although the Honorable Minister who is to reply is not here. But I suppose our sentiments will be conveyed by the Honorable Parliamentary Affairs Minister. Mr. Chairman, sir, India is a $3 trillion economy. We aspire to be a $5 trillion economy by 2022. We aspire to be a $10 trillion economy by 2030. Now, what are we seeing as a cutback with these MP-led funds being taken? 4,000 crores a year into 8,000 crores, roughly $1 billion. In a $3 trillion economy, if you want to take away $1 billion of money which is not MP's money, as one of my colleagues said earlier, it is money which is the people's money spent by the people, for the people, of the people. People ask of it, and that's how it's paid. With the greatest respect, I believe this is disempowering MPs. I believe that particularly when no state has taken away MLA lads, in a state like Odisha, my MLAs get 3 crores per year, which is into 21 crores. The MP gets 5 crores, the MLAs together get 21 crores. So as it is, it's a piffling amount. The MP-led committee has repeatedly said that this must be now graded according to present times. This is 2004 that the 5 crores was fixed. Where we were hoping for a slight escalation, maybe up to 7 crores, 10 crores, this has now been completely done away with. I believe that this is not just not a token gesture. I believe the government should take very serious reconsideration of this because it seriously disempowers MPs. Yes. We find it very difficult now to be able to accede to even the smallest requests in the constituency. Therefore, I would urge the government that while we are completely with you on the reduction of salaries of MPs in one voice unanimously, please, I think unanimously I speak on behalf of the entire House, and I have no doubt about that when I say that the MP lad must be restituted, and certainly the 2.5 crores that you've taken away by the back door for this year, that should be restituted in the very least. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Maybe the sense of the House. Next speaker is Sri Maluk Nagar ji. बहुत बहुत धन्यवाद. हम बहुत बसपा पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहते हैं कि अगर एमपीओं की तनख्वाह कम करी जाए बहुत अच्छी बात है, और भी ज़्यादा कर लो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो एमपी का लेटर, जो एमपी पैड का जो पैसा है वो ज़रूर चालू रखना चाहिए, क्योंकि जो बीजेपी के एमपी हैं
और जहां दूसरी पार्टियों की सरकार है, ये 4 साल वहां आगे जिंदे कैसे रहेंगे, पब्लिक में कैसे जाएंगे, या जहां पे हम लोग हैं, हमारे पास अगर एक ही है ये पब्लिक में कि भाई ये सड़क बनवा देंगे, ये गरीबों के लिए काम करा देंगे, और वो पैसा ही बंद हो गया तो क्या करेंगे। दूसरा साहब सोचने की बात है कि संकेत देने के लिए बहुत अच्छी बात है सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार में कई योजनाएं ऐसी हैं, कई जगह कमियां ऐसी हैं, सरकार थोड़ा सा भी ध्यान दे दे तो लाखों करोड़ आ सकते हैं। मैंने यहीं पे लॉ एंड जस्टिस कमेटी में मैं हूँ, वहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित मैंने एक बार यहाँ पहले कहा, आज फिर कह रहा हूँ, वहाँ पे जो इसके इनकम टैक्स से संबंधित जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है उसमें 88 मेंबर हैं, जबकि 126 होने चाहिए, तो करीब 38-40 मेंबर कम हैं। अगर उन्हें पूरा कर दें और केस फटाफट निपट जाएं तो लाखों करोड़ रुपए आ सकते हैं। तो सरकार उधर ध्यान ना देके उन वैकेंसीज को तो फुल नहीं कर रही जहां से पैसा आ सकता है, और इतना पैसा आ सकता है कि एमपीओ की इसको अगर कई गुना बढ़ा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन सभी पूरे देश की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में, साहब एक सेकेंड, अगर आम लोगों को यह भी नहीं पता अभी कि सरकार भारत ने या प्रधानमंत्री जी ने एमपी लेड बंद कर दिया है, इतने फोन आते हैं, इतने तगादे आते हैं, क्या जवाब दें सारे एमपी और बीजेपी के एमपीओं को इस पर आगे बढ़ के बोलना चाहिए। साहब एक ही बात है और कहूंगा साहब, आधी मिनट साहब, देश हित की बात है, गरीब हित की बात है। पूरे देश में अगर एमपीओं की तनख्वाह कटने की बात है ठीक है, पर पूरे देश के जो प्राइवेट लोग हैं, उनकी जो बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। माननीय Yes, all members are requested to be brief because we have to take the next bill by 4:30. माननीय सभापति महोदय, विश्व भर में कोरोना महामारी का संकट है, ये अपना देश भी ये संकट झेल रहा है। मैं जिस राज्य से आता हूँ, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित है। मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरे पहले ही सदस्यों ने कई मुद्दे उठाए एमपी लैट्स का। तो जो एमपी लैट्स के माध्यम से स्थानीय लोगों तक विकास का कार्य एमपी महोदय करते थे, तो पूरी तरह से बंद किया, एक सराहना, ये अन्याय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के दौरान मैं ये भी सरकार को कहना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न उद्योगपति कंपनी के द्वारा पंतप्रधान केयर फंड में कितना सीएसआर जमा हुआ, इसके बारे में कई भी मालूमात नहीं चलती। महाराष्ट्र में कई सारे कंपनियों उद्योगपति ने सीएसआर जमा किया है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर फंड में पैसा दे सकते हैं, लेकिन जो उद्योगपति है, जो वहाँ से जो व्यवसाय करते, वो सीएम फंड में सीएसआर फंड नहीं दे सकते। ये राज्यों के लिए ये अन्यायकारक है। जिस राज्य के माध्यम से उद्योगपति अपना पूरा उद्योग करते, तो वो पीएम फंड में ना देने से सीएम फंड में अगर देता तो कोरोना का पूरी तरह से इलाज जो प्रभावित राज्य है वो करते थे। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय, इस संकट को झेलते हुए राज्य का या देश का एक एक आदमी केंद्र सरकार के साथ है। केंद्र ने राज्य के तरफ अन्याय न करके राज्य को भी केंद्र द्वारा सहायता देनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री नामा नागेश्वर राव। चेयरमैन साहब फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली ये बिल को तो पूरा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल जो है ना, एक्चुअली बीएससी में जब डिस्कशन हुआ था उस टाइम में ये बात हुआ था, इसके ऊपर डिस्कशन भी चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, एंड हम लोग जो है ना एक वॉइस से इसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मगर जब डिस्कशन के लिए एलो करने के बाद उस टाइम में ये बात हुआ था, ये बिल को तो हम लोग सब सपोर्ट करेगा, तो एमपी लैड के बारे में बात करने के लिए भी मौका देने के लिए
बाकी लोग बोलने का वजह से आज के दिन में जो ने डिस्कशन चल रहा है। जब पहले दफ़ा हम लोग का ज़िंदगी में हम लोग जिस तरह से जो ना कोरोना का कोविड-19 को जो देखा है, पूरा देश नहीं है, पूरा प्रपंच में जो ना पूरा वर्ल्ड में जिस तरह से जो दिक्कत हुआ था, उस टाइम में उसको देखते हुए हम लोग एमपीज का जो 30% जो सैलरी डिडक्शन है, ये कुछ भी नहीं है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, इसको तो एकदम जो ना पार करना चाहिए। अगर हम लोग जो ना देश भर में जो देखा है, गरीब से गरीब भी जो है ना अपना बगल वाला को जो ना सपोर्ट कर दिया। जो भीख मांगता था, जो भीख मांगने वाला भी बगल में अगर जिसको भूख है तो उसको जो है ना उसका पैसा से उसको भूख दे दिया है। और गांव से लेकर और हम लोग का टाउन तक भी बहुत लोग जो है ना इसमें जो है ना पूरा देश है के बोल के सब लोग अपना अपना सपोर्ट किया है। और उस सपोर्ट के साथ जो है ना हम लोग जो ये लोग इसका जो डिडक्शन को पूरा जो है ना बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। और इसका साथ साथ एमपी लैड्स के लिए अभी बहुत लोग बोला है, एक्चुअली ये एमपी लैड्स नहीं है, तो पब्लिक का मनी है। हम लोग भी सोचा था ये पूरा पैसा जो है ना ओनली कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए, मेडिकल के लिए ये सब जो यूज करने के लिए हम लोग प्लान किया था। उस टाइम में जो एमपी लैड्स 2 साल के लिए जो ये कर दिया है, उसको जो है ना गवर्नमेंट जरूर जो ना और एक दफा थिंक करके जरूर जो है उसको पॉजिटिव वे में लाके उसको देना चाहिए। मगर उसका साथ साथ जो ना देने का टाइम में आप एक कंडीशंस भी देख लीजिए, अगर इधर का पैसा उधर हो, उधर का पैसा इधर हो, वो अमाउंट जिस तरह से जो ना आप लोग डिडक्ट करके जो स्पेंड करना चाहता है उसी तरह से जो ना हम लोग को एलो कर दीजिए, सो दैट हम लोग कॉन्सेंसी में वो अमाउंट को स्पेंड करें। वो जरूर जो ना गवर्नमेंट इसको एग्री करेगा बोल के ये बिल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू चेयर। Thank you very much. Srimati Supriya Sule ji. Thank you, sir. I agree with the sense of the House that we are all in one voice, agreeing that we are completely open and supportive. It's probably a drop in the ocean, our salary cut, but we all want to stand united in this choice. But I would like to flag 3 limited points to this government. Obviously, that the central vista, I was just calculating, the cost of it is 20,000 crores. And the amount of money that it is, 800 MPs, 12.5% of the cost is going to be. So it's 12.5 crores. So it's 10,000 crores you're saving for our MP lads to build a building which we are not asking. The mic. Or cut his MP lads. You can take a vote here that would you want a central vista or an office, or do you want a ventilator and a good hospital and a school in your constituency? I think it's a given. I don't think even it's not even rocket science. So I urge this government to come clean on it. One more question I want to ask. I don't want to repeat. We are all in one house. It is. I just want to ask this. I remember when Dr. Monsoon Singh ji was the Prime Minister and the late Honorable Pranab Mukherjee was the finance minister. He had an austerity measure drive that time. I want to ask this government, why are you not reducing your government expenditure to make sure that the costs come down? What is it? And the monies of the MP Care Fund. It's, first of all, there is a Prime Minister's Relief Fund. Why does it need to be superseded by one PM Care Fund? I mean, I really don't know the logic. And after that, you cannot even question it. So what is the logic of, and why no transparency? This whole government constantly talks about transparency. What do they have to hide that they needed to create one more layer and have this? They are reducing subsidies. Look at crude oil. Crude oil globally is going down. In India, petrol and diesel prices are going up. What is the logic? So can somebody come clean in this government and guide us? So I urge to, in one hand, that we are completely happy to give up our salaries. MP lads need to be calm, and this entire Central Vista project must be cancelled right now, and and more ventilators must be brought for the common man in this nation. Thank you very much, Sri Arif. Arif. Arif is not present. Yes, please. Thank you, Speaker, sir. I support the bill. I fully agree with the rationale behind the proposed amendment to reduce the salary and other allowances of the members of the Parliament by 30% for a period of 1 year from 1st April 2020. As the entire country is grappling with the COVID-19 pandemic, I believe it is the responsibility of each of us to support the steps taken to find resources for tackling this unprecedented pandemic. At the same time, I oppose and strongly register my protest on the decision of the government to suspend the MBLA scheme for 2 financial years 2022
21-22. We are arguing for the BJP members also, though their mouth is closed with the tight masks. Though the Honourable Minister for Information and Broadcasting has officially announced the decision of the Union Cabinet to suspend the MP lads for 2 years only, the government chose to not release the unreleased second installment of rupees 2,005 crores for financial year 2019 and 20 without making it public, which is nothing short of betrayal of the democracy. Thank you. It is not, one minute. It is unfortunate that only after several queries were raised from the honourable members, a clarification was issued in this regard, which cited purely technical reason for the non-release. We are 29 MPs from Kerala, in both houses, and the total loss of 2.5 years would amount to 362.5 crores. I have already approached the Honourable High Court of Kerala for the release of 2.5 crores of the second installment of financial 2019 and 20. This is halted the progress of many work we have committed to the electorate, and even 22.5 of the MP lads to be devoted for the project benefiting people from SC and ST categories has not been spared from this reduction. Even after this, almost of all has reviewed the already proposed work and committed substantial amount to COVID-19 was taking into consideration the ground realities. But the irony is that even after curtailing this much amount, the government has neither fulfilled the statutory obligation under GST for providing compensation of the state of... Sir, thank you for giving me this opportunity. In this unprecedented health, economic, and humanitarian crisis, austerity measures are being implemented worldwide, not only by governments, but by companies, families, and households, sir. It's very appropriate that all MPs accept the reduction in our salaries, and our party, the Telugudesam Party, fully support this, sir. But in addition to salary cuts, government expenditure also needs to be carefully reviewed, sir. In the corporate sector, we classify expenditure as critical, essential, and desirable. Critical being important and urgent, essential being important and not urgent, and desirable being not important and not urgent. So I would urge the government should also review its capital and revenue expenditure plans and take up this classification, and taking the austerity measures, delaying some of the expenditure that are not critical but perhaps essential and desirable, and releasing precious funds for a much-needed stimulus package where the country has received only 2% of GDP so far, far lagging behind most of the big economies around the world. It needs to be at least 10%, sir. So these funds can be released for that stimulus package. And I also fully support the sense of the House regarding the MP-led funds, where during this crisis, critical and important expenditure at the discretion of the MPs are being denied to the public, sir. And I think we can micro-target the expenditure to far better effect and impact on the public than the central government can ever do, sir. So I would urge that not only the next 2 years, but the second installment of the first year, which I had already allocated and given to the district government hospital for COVID expenditure, even after giving the money to them, it was withdrawn, which is not correct exposure. And I fully support the sense of the House that MP lads should not be touched, if not enhanced, where during this crisis where it's very much required even compared to a normal situation, and classification of other government expenditure should be taken up on critical, essential, and desirable, and only going with the critical expenditure. Thank you very Thank much. you, sir. Thank you. Sri Thomas Charikadan. Sri Thomas. Actually, the sense of the House is in support of the bill as well as against the withdrawal of the MP lads. As was mentioned earlier by all the members, I also demand that the MP lads should be restored. This can be utilized for the benefit of the development of infrastructure in the healthcare sector. Actually, I myself have allotted almost 90 lakhs to the medical college for the development of infrastructure in the medical college for the COVID patients. Sir, I also will request the government to go back from the decision to construct a massive building for the Parliament House.
See, now under these circumstances, under the COVID circumstances, we can hold the parliament, both Rajya Sabha and Loksabha, with the existing facilities. Then why should we have another massive structure? I would urge upon the government to rethink about it, and I once again support this bill, and I demand that the MP lads should be restored. Thank you, Shri Thomas. Shri Bhagavat Manji, please. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। मैं एक दो पॉइंट मेरे हैं, अगर मंत्री जी ध्यान से सुन रहे हैं, सभी के पॉइंट्स लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं चाहे 30% की जगह हमारी सैलरी 60%, 70% काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक का पैसा जो एमपी लैड्स है वो पब्लिक की मनी है, वो पब्लिक का पैसा रोकने का कोई उचित कारण नहीं बनता। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने कहा है, हम माइक्रो लेवल पर आप हमें गाइडलाइन जारी कर सकते हैं कि इसके लिए पैसा दो, और कुछ गाइडलाइंस आए एमपी लैड्स के लिए, लेकिन जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने टैक्स का पैसा दिया उसको तो कम से कम वापस मिलना चाहिए लोगों को। और सांसद जो हैं वो सवाल भी नहीं पूछ सकते, अब कोई ग्रांट भी हम कोई सैंक्शन नहीं कर सकते, तो किस बात के लिए फिर हमें लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाकर चुना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही हमारे भत्ते या हमें मिलने वाली सहूलतों को कम कर दो, काट दो, खत्म कर दो, लेकिन जो 2.5 करोड़ जो हर 6 महीने बाद 5 करोड़ जो बल्कि मैं तो चाहता था 25 करोड़ किया जाता उसको, जो अभी 5 करोड़ है 1 साल का, तो मैं इस बिल की सपोर्ट करता हूं। लेकिन साथ साथ में ये भी मैं हाउस का सेंस भी यही है कि एमपी लैड्स जारी होना चाहिए ताकि हम लोगों का जो पैसा है लोगों पर ही लगा सके। सर थैंक यू। धन्यवाद। श्री E.T. Mohammed Bashir sir. Thank you very much, sir. I fully endorse the views expressed by my learned friends. Sir, as far as the MP salary and other thing is concerned, you may go up to any extent. There's no problem. We are also happy to join with the sufferings of the people, and we are bound to do it, and nothing. That is why everybody agreed to that. At the same time, as correctly mentioned by my leader friends, MP lad, restoring of MP lad is the need of the hour, sir. I once again appeal you to ask the government to restore MP lad as expressed by my learned friends. Thank you, sir. Thank you, Bashir sir. Srimati Navneet Raneji. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज जिस बिल के बारे में हम सब बात कर रहे हैं कि हमारी सैलरी में से जो कोरोना महामारी हमारे पूरे देश में ग्लोबली आई है, उसके लिए हमारी सैलरीज के 30% काटना है। 30 नहीं 40 ले लीजिए, 40 नहीं पूरे ले लीजिए, पर हम एमपीज पे अन्याय मत कीजिए, क्योंकि ये सदन में एक भी एमपी ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं कहा है कि कोरोना महामारी के ऊपर हम ये बिल को समर्थन करते हैं, पर बीच में आने के बाद बोलते हैं एमपी लैंड फंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और फिर हम इसका विरोध करते हैं। तो 100% मिनिस्ट्री ने इस पे ज़रूर बात करना चाहिए और फिर ये बिल वापस लाना चाहिए और इस पे बात करके हम जैसे नए लोगों पे तो फिर भी अन्याय मत कीजिए, क्योंकि नए क्षेत्र में से बहुत उम्मीदें लगाकर लोगों ने हम नए लोगों को चुन के लाया है। क्योंकि एक मिनिस्टर को मैंने पिछले इंटरव्यू में सुना है कि 1 साल में 10,000 करोड़ के काम मैंने मेरे क्षेत्र में किए हैं। अरे हमें सिर्फ 5 करोड़ मांग की है, 5 करोड़ साल भर में मिलते हैं। वो तो हमारा अधिकार, हमारा हक मत लीजिए, हमारे से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लोगों का अधिकार है, तो वो अधिकार को ना मारते हुए मुझे पता है कि कोरोना महामारी में सिर्फ 8,000 करोड़ से कुछ नहीं होना है। 800 एमपीओ के 8,000 करोड़ से ये महामारी को निपटी नहीं जा सकती है। इससे बहुत ज़्यादा बड़ा फंड हमें लगेगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों से। हमारे क्षेत्र को जब फ़ोन आते हैं, ये महामारी में जब एम्बुलेंस देने की बारी हमारे क्षेत्र में आई, ट्राइबल एरिया में जब एम्बुलेंस देने की बारी आई, जिस तरीके से एक सांसद महोदय ने अभी बोला है कि हमें अपना फंड देने के बाद जब कलेक्टर उसे रिजेक्ट करता है कि आपका फंड आपको नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट की
नॉर्म्स आए हुए हैं, तो हम आपका फंड अभी आपको नहीं दे सकते। मुझे बताइए, जब ज़रूरतमंद को हम एम्बुलेंस नहीं दे पाएंगे, तो ये महामारी से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम जैसे लोगों को अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस से लेके, ऑक्सीजन से लेके, वेंटिलेटर से लेके बात करने के लिए और काम करने के लिए और ये फंड देने की बहुत ज़रूरी है। आप हमारी सैलरी पूरी ले लीजिए, पर हमारा फंड और हमारे लोगों का अधिकार आप हमसे मत लीजिए। इतनी विनंती आप लोगों से करते हो और ये बिल को सपोर्ट करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री इम्तियाज जलील। श्री इम्तियाज। ने जब ये फैसला लिया कि 30% सैलरीज काट दी जाएगी, अगर उससे पहले एक पत्र सभी सांसदों को अगर भेजा जाता और उनसे पूछा जाता कि कितनी सैलरी काटना है, कि पैंडेमिक का पीरियड है और आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, मैं यकीन के साथ कहता हूं, चाहे वो विरोधी पक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष हो, सभी कहते कि हमारा 50% ले लीजिएगा या 100% ले लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त के हालात वैसे ही थे। क्योंकि ये मेरा सैलरी है, मैं कैसे खर्च करना, किसको देना, ये मेरे हाथ में है। लेकिन MP लैड फंड के बारे में जो सभी सदस्यों ने ये बताया है कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। हम यही सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि 2 साल आखिर हम करेंगे क्या? जब हम चुनकर आते हैं तो बहुत सारे लोगों को वादे करते हैं। आज जब लोग हमसे पूछते हैं कि आपने हमें ये वादा किया था कि ये स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे, ये हॉस्पिटल बनाएंगे, ये सड़क बनाएंगे, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें ये कहेंगे कि 2 साल के लिए सरकार ने हमसे ये कहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी करते रहो, काम कुछ नहीं होने वाला है करके? हम ये सदन से ये मांग करना चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर, जिस तरह से दूसरे सदस्यों ने ये कहा है कि हमारी सैलरी का जितना हिस्सा आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिएगा, लेकिन MP लैड फंड जो है ये एरिया डेवलपमेंट का फंड है और ये हमारे एरिया के अंदर खर्च करने का ये अधिकार हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। यही आपसे गुहार लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं पूरा समर्थन करता हूं ये विधेयक के। सर, आज ऐसा लगा कि ये विधेयक से विपक्ष लोगों के लिए है, क्योंकि सत्ता पक्ष के एक भी MP ऐसा नहीं मिला जिन्होंने कहा कि हाँ 2 साल की MP लैड्स फंड कटौती के चलते हम समर्थन करते हैं। एक भी MP सत्ता पक्ष से नहीं कहा। इसका मतलब सबको समर्थन है। अगर सबको समर्थन है MP लैड्स पे, तो आज क्यों ना हम एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कराएं कि हमें MP लैड वापस दो। हम एक पिछड़े वर्ग जिला से आते हैं, एकदम पिछड़े वर्ग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहां गरीबी, भूखमरी सारे साल हमें देखने को पड़ता। लोग जब कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, तो हमारे एक ही भरोसे है कि हमारे पास MP लैड है। हमारे पास MP, क्योंकि हमारे जेब में तो पैसा नहीं है ज़्यादा। हम एक लोअर मिडिल क्लास MP हूँ। अगर चाहे तब भी किसी को मदद नहीं कर सकते। 1-2 रास्ता, 1-2 स्कूल, 1-2 कंप्यूटर, और कोरोना के चलते मास्क, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सब हम देने के लिए तैयार था, दिया भी। लेकिन अचानक इस तरीके की आपको MP लैड्स की फंड को खत्म करने की किस लिए मनसा हुई मुझे पता नहीं। इसमें क्या होगा आपको, क्योंकि हमें जो MP लैड्स फंड मिलता था, इसमें 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए खर्चा करना पड़ता। और आपको जानकारी के लिए कह रहा हूं सरकार को कि 83% MP लैड की जो फंड वो गांव में खर्चा होते हैं। तो अब क्यों इस तरीके की गांव वालों के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं? आपने कहते कि सारे MPs को तनख्वाह से 30% कटौती किया जाए। ठीक है, सारे MPs मान लिया। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश है। ये कहावत है कि पेनी वाइज पाउंड फूलिश। अब काट लीजिए, लेकिन कॉरपोरेट उनका भी टैक्स अब कम कर रहे हैं और वहां से जो पैसा आपको बचत करने के मौका था वो गवा रहे हैं। तो सारे MPs के ऊपर आप सारे जो तनख्वाह काट लिए हैं उसमें आपको क्या मिला? 54 करोड़ रुपीस। फिर भी हम सब कुछ देश के लिए, जनता के लिए देने के लिए तैयार, इसलिए हम यहां आके बैठे हैं। लेकिन दयापूर्वक आपको यह कह रहा हूं
ये हमारा एमपी लैट्स की फंड को आप वापस दिया करो, क्योंकि सारे सदन इसके पक्ष में है। ये कहा जाता है कभी कभी कि एमपी लैट्स की जो फंड है सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं होते। मैं ये भी एक ब्यौरा पेश करते हैं यहाँ कि 2015 से 2020 तक 2.69 लाख करोड़ रिलीज हुआ था एमपी लैट्स के चलते 2015 से 2020 तक। उसमें 2.52 लाख करोड़ खर्चा हुआ था। इसका मतलब 93% पैसा एमपी लैट्स से खर्चा होते हैं। तो ये हमारा एमपी की परफॉर्मेंस है कि जो पैसा मिलते हैं उससे 93% खर्चा करते हैं, और उसमें भी गांव के लिए 92% और शेड्यूल कास्ट एरिया के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% ये खर्चा होते हैं। तो सर, इसलिए सदन में मैं दोबारा ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये एमपी लैट्स की जो फंड हम चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे, बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे कि नहीं हमारे एमपी लैट्स फंड की कोई जरूरत नहीं, तो मान लेंगे कि हाँ, मान लेंगे कि हाँ। आप अपना क्षेत्र में जाके बताओ, दिल की बात करो। नरेंद्र मोदी जी हमें सिखाया मन की बात करो, दिल की बात करो, लेकिन आप न मन की बात करते हैं न दिल की बात करते हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को आप खुद नहीं मानते हैं। दिल से बात कीजिए आप। तो इसलिए सर, इसको रेस्टोर करना जरूरी है। आई एम fervently appealing to the House that the MP lets funds should be restored as immediately as possible. With this word, I am concluding my speech. Thank you. Next speaker, Sri Girish Bapat ji. अध्यक्ष महोदय, ह्या बिलाला मी समर्थन करतो। देशातली एक मोठी महामारी ज्याच्यामुळे सारा देश नाही जग उद्ध्वस्त झालं, त्याच्याकरता जेवढा पैसा लागेल तो पैसा सरकारने द्यायला पाहिजे, नागरिकांनी द्यायला पाहिजे, जनतेने द्यायला पाहिजे। या बिलामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या पगारामध्ये कपात केली। हा एक सर्व पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी एक आदर्श या देशामध्ये घालून दिला। आता ग्रामपंचायतीचा सरपंच देखील आपल्या मानधनातले काही पैसे हे या कामाकरता देऊ शकतो, आणि आम्हाला हा पूर्ण विश्वास आहे की माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी ज्यांनी 20 लाख कोटी रुपयाचं पॅकेज केलं, ज्यांनी देशात वेगवेगळ्या योजना आखल्या, या महामारीवर उपाय योजले, त्यांना आपल्यापेक्षा देखील ही गोष्ट जास्त माहिती आहे की एमपी फंडमध्ये आपल्याला पैसे लागणार आहेत। एवढी घाई आणि काळजी का करता? आपापल्या राज्यात, आपापल्या नगरपालिकेत, कॅन्टोन्मेंट बोर्डात सगळ्यांना बजेट कमी करावं लागणार आहे, आणि त्यामुळे त्या भागातल्या विकासाला पैसा कसा द्यायचा ह्याचं नियोजन सरकारने केलं आहे। आता सरकार एकीकडे काही नियोजन करत असताना त्यातून काही रक्कम सरकारकडे येत असताना ती ह्याच कामाकरता खर्च करते, आणि म्हणून आम्हाला ही काळजी नाही। आमच्या भागातला विकास, आमच्या भागातली कामं भविष्यकाळात आम्ही करू। सरकार खंबीरपणे आमच्या मागे उभं आहे। There is no translation, I think. Please. Hindi. He can speak in Hindi. Oh, he is speaking in Hindi, but no translation. It's correct. No, he is speaking in Marathi, sir. अध्यक्ष महोदय, सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे। नरेंद्रजी मोदींनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे। आम्ही आमच्या भागात विकासाची कामं करून आलोत, भविष्य काळातही करणार आहे। सरकार जेव्हा अडचणीत असेल तेव्हा 5-10 कोटी रुपये इकडे तिकडे गेले तरी भविष्य काळात ते आम्ही मिळवू, आम्हाला सरकार देईल, विकासाची कामं करू। तुमच्या एवढीच काळजी भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व खासदारांना आहे, म्हणून मी एकदा सरकारने आणलेला प्रस्ताव आपण एकमताने मंजूर करावा, आणि भविष्य काळात विकासाकरता जो पैसा आपापल्या भागातल्या मागासवर्गीयांच्या करता असेल, एज्युकेशन करता असेल, आरोग्य खात्याकरता असेल, तो मिळण्याचं काम करावं। आणि एक चांगला आदर्श या संसदेने चर्चा जरूर करा, आपलं मत जरूर मांडा, पण सरकारने विचार करून हा निर्णय घेतलेला आहे।
योग्य निर्णय घेतलेला आहे. कोणी असं समजू नका भाजपचे खासदार गप्प का बसलेत. आम्हाला देखील कळतं, आम्ही काम करून आलोत आणि आम्हाला विश्वास आहे की हे सरकार भविष्य काळात आमच्या मतदारसंघात विकासाला नक्की निधी देईल. आम्ही तो धन्यवाद, उपलब्ध धन्यवाद. करू आणि म्हणून ह्या बिलाचं समर्थन करतो. आमच्या पगारात कपात केली आहे त्याचं समर्थन करतो आणि भविष्य काळामध्ये देखील आपली जी कामं राहिली आहेत ती पुढच्या काही वर्षात सरकार नक्की लक्ष देऊन करेल हा विश्वास व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. येस, धन्यवाद. श्री रितेश पांडे जी. आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, द सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल का बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और हमारा मानना है कि देश के इस आपातकालीन समय में जो भी मदद सांसदों की तरफ से हो सकती है वो पूरी तरह से उचित है. लेकिन जैसा कि इस सदन का एक मत है हमारे एमपी लैड फंड्स को लेकर के, इस पर मेरे मात्र 2 सवाल हैं. आदरणीय महोदय, मुझे सत्ता शासन से ये ज़रूर पूछने का हक है और सभी सांसदों को पूछेगा कि ठीक है, यदि आपने एमपी लैड्स को ख़त्म किया है तो मान लीजिए एक बार के लिए उसे सही मान भी लिया जाए, लेकिन वो पैसा जो 5 करोड़ रुपया हमारे क्षेत्रीय विकास निधि के लिए आता है, क्या वो हमारे क्षेत्र में खर्च हो रहा है? क्या ये 5 करोड़ रुपए में जो भी हमारी सुविधाएं होती थी, चाहे वो अस्पताल की या वेंटिलेटर की, क्या उसके ऊपर कहीं पे भी ये पैसा खर्च हो रहा है? एक. दूसरा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, तमाम जगहों पे हमने देखा कि सरकार को फायदे भी हो रहे हैं. आप पेट्रोलियम प्राइसेस में देख लें, मैं बस खत्म कर रहा हूं, पेट्रोलियम प्राइसेस में देख लें, पूरी दुनिया में पेट्रोल के दामों की में भारी गिरावट आती गई, लेकिन इस देश में इस गिरावट का फायदा हमारे किसानों को, गरीबों को बिल्कुल नहीं दिया गया. बस खत्म ही कर रहा हूं. मेरा ये कहना है कि इन सब जगहों से जो ये छूट मिल रही है, कम से कम ये तो क्षेत्र तक जाए. और जो सांसदीय विकास निधि होती है माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे जो है गांव-गांव में एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है. हम लोग ये पूरी तरह से इसको हर एक क्षेत्र में देने का काम करते हैं. मेरा आपसे निवेदन है कि इसको पुनः जो है इसके ऊपर विचार किया जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. श्रीमती महुआ मैत्रा जी. Sir, for allowing me to speak. I've just got two very good quick points. This was a government that came to power on the back of accountability and transparency. In the past 6 years, we've had very little of that from the government. The one thing I would like to point out that the MP lads is perhaps the only thing where MPs are directly accountable to their constituents. When we come into power, when we are voted in, we promise certain things. Each time we go back to our area and we don't deliver, people ask us. The 2.5 crores that we get for the first 6 months, it is only after we produce utilization certificates for the work done that the other 2.5 crores is released. So there is no bigger or greater example of accountability and transparency than this. And by taking this away, I think the government is doing the country a great disservice. It not only owes us answers, but all the constituents in this of ours are owed answers by the government. And so I would request the House to speak in one voice, which we have done already, and I would request the government to take heed of that voice and to please reinstate MP lads. Thank you. Thank you. Now, the Honorable Minister. Sir, thank you very much. I thank all the members जो participate किया है और support भी किया है. Actually, the scope of this ordinance and bill is regarding the reduction of the 30% salaries of the members. And this is the bill itself says that the salary allowance and pension of the members parliament amendment bill. Though many members, they have supported. All have supported. Yes, I stand corrected, Mr. Adhiranjan Chaudhary. Yes, the entire House is supporting the bill. There is no. I stand corrected. All the members who have participated, they have supported this bill. I am thankful for that. Adhiranjan ji, I request you, when you are speaking, entire treasury bench has listened.
You should not disturb. You are a very senior member. Please listen to me. Then what you are doing? Please listen to me, na? Yes, please. Sir, you have to protect me. Otherwise, Definitely, without reply, let it be No, passed. actually, he was Now, supporting. if they do not want to listen, how can I reply? The Honorable Minister, he was actually supporting the government, that the entire House is supporting this bill. I would like to say, मैं इतना कहना चाहता हूँ, कई लोग शुरू से ही जो चर्चा शुरू की, इसमें तो एक चीज़ उठाया गया है कि इससे कितना पैसा मिलेगा, बहुत कम पैसा मिलेगा, इससे क्या होगा? This is all been questioned. Please. This is what even when the statutory resolution move करते हुए, that is also questioned, and even Adhir Ranjan ji told that it is a very small amount. This is not the question of big amount or small amount. The question is, charity should begin from the home. हमारे charity should begin from the home, and I am very happy that charity has begun from the house, that is Loksabha and Rajya Sabha. That is, I really congratulate all the members. Not only this, many members, they have provided on this occasion. This is very unprecedented. See, when unprecedented things happen, see, when other things happen, natural calamity, when it has happened, and even now there is some flood in some areas, but it is limited to some specific areas. And even if when war has taken place, it is between two countries, and in the border, mainly our focus is on border. But this is for the almost entire world, and the entire economy is also affected because of the lockdown and other things. When such things happen, we need to take some extraordinary decisions. So that's why I said the charity should begin from home, and even it reminds me that in Mahabharata Drona Parva, one famous saying is there, Natvam kamaye rajyam na swargam na punarbhavam kamaye dukkhataptanam pranina artanashanam. इसका अर्थ है, मुझे किंगडम नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं रीबर्थ से भी नहीं डरूंगा, बट आई डिज़ायर, मेरा डिज़ायर ये है कि जो प्राणी है उसका पेन अगर ख़त्म होता है तो, उसका दुख ख़त्म होता है तो, दैट शुड बी दी माय हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन. ये तो हमारा महाभारत से है, इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ टेकन ए डिसीजन that we should be role model to the others. That's why this decision is taken, and you have all supported. And regarding MP fund, you have raised the issue. I am telling, we have taken so many measures under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Government has taken unprecedented steps to contain this COVID-19, and even WHO and many world organizations, they have hailed, they have appreciated how the government of India and even many state governments and almost all the state government, they have shown the concern. Even when Prime Minister has spoken to the many Chief Minister, उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ हमने ही किया है, और हमको भी ये कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, जब इसका आप स्टेटमेंट वगैरह केंद्रीय मंत्री देते हैं, आप बहुत सतर्क रहिए, ये तो ये राज्य सरकार का, ये केंद्र सरकार का मामला नहीं है, इसमें पॉलिटिसाइज मत करो. ऐसे करते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है. 20 लाख करोड़ पैकेज इज गिवन, 20 लाख करोड़, एंड 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण योजना जो हमने किया है, उसमें गरीब कल्याण योजना में अप टू नवंबर तक फ्री रेशन सबको मिल रहा है. ऑलमोस्ट ऑल द पुअर पीपल आर गेटिंग फ्री रेशन. ऑलमोस्ट ऑल पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए रेशन मिल रहा है. और मनरेगा में हमने वेजेस भी बढ़ा दिया है, और ऐतिहासिक निर्णय लेके हमने 40,000 करोड़ से ज़्यादा इसमें बजट दिया है. इसीलिए
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिएट करके लोगों को रोजगार देना, ये सब काम मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छी तरह से किया है। जो कुछ भी MP लैड का निर्णय लिया है, दिस इज फॉर टेम्पररी 2 years, that is been cleared, and I appeal. And some people said मोदी जी को 303 MPs मिला है, इसका अर्थ नहीं, हमको सुनना नहीं चाहिए। देखिए, मोदी जी को 300 सीट मिला है तो लोगों का समर्थन है, ये तो आप कभी भी भूल नहीं सकते। आप कितना मिथ्यारोप सबने किया है, आप लोगों ने फिर भी मोदी जी को, दिस इज द हाईएस्ट रिसाउंडिंग विक्ट्री फॉर श्री नरेंद्र मोदी इन 2019, and some harsh measures have been taken to support the people, for the welfare of the people. In this context, I am really thankful you have supported the bill, and I once again request entire House to support, you have supported to pass this bill unanimously. Thank you very much, sir. Thank you very much. Now, please. No. For the government, the Parliamentary Affairs Minister has already replied. If the Minister wants to speak, definitely welcome. No, please. Now, the mover of the statutory resolution, Sri Dean Kuriakos. The mover of the statutory resolution, Sri Dean Kuriakos, please. Sir, all the houses has supported this ordinance bill, but only one difference of opinion regarding with this MP lads. That's these facts I am concluding. Thank you very much. Please. Yeah. Yes, please. Yesterday, when we were talking about regarding the curtailment of the question and answer hours, the Honorable Defence Minister categorically stated that although question hours have been taken away, but any questions, in any form it comes at the time of speech, answers would be given. Of course, answers would be given. Since the Honorable Defence Minister is here, entire House, everyone is talking about that. The MP lad should be restored. We want to hear from him that it would be done or not. No, he has already said. That's a simple thing we want to know. Please. Now let us go. The question is the statutory resolution. मेघवाल जी, आज जब BSc की मीटिंग हो रहे थे, आपने ये कहा था कि MP लैड्स फंड पे चर्चा होने का बाद मैं मंत्री जी को कोशिश करूंगा यहाँ बुलाने के लिए और जवाब देने के लिए। आपने आज कहा कि आपने कहा था कि मैं मंत्री जी को बुला के आपका जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। कब ये जवाब देगा? अधीर रंजन जी, आई एम वेरी क्लियर, मैंने ऐसे कहीं भी नहीं बताया था। मैंने बोला था दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड बिल, बट वी विल कन्वे द फीलिंग, इतना ही कहा था। Thank you. Now the question is, the statutory resolution moved by Sri Dean Kuriakos be adopted. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the noes have it, the statutory resolution is negative. Now the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor of may say aye. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now the House will take up clause by clause consideration of the bill. Sri Saugat Rai ji, to move the amendment number 1. Sir, I beg to move that in page 2, line 2, for 30%, substitute 35%. This is a symbolic gesture that we are prepared to have more money cut from us, provided you give the MP lands. Sir, let this be put to vote. Yes. Now the question is that the amendment number 1, moved by Sri Saugat Rai ji, to enhance the amount from 30 to 35%. Those in favor may say aye. Those against may say no.
I think the noes have it, the amendment is negative. I am not moving. Now adoption of clauses. The question is that clause 2 and 3 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Clause 2 and 3 of the bill stand part of the bill. And clause 1, enacting formula and long title. The question is that clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Clause 1, enacting formula and the long title stand part of the bill. The Honorable Minister may now please move the bill, move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill is unanimously passed. Thank you. Next is item numbers 21 and 22 to be taken up together. That is the Essential Commodities Amendment Bill 2020. Sri Saugadraji. Sir, I beg to move that this House disapproves of the Essential Commodities Amendment Ordinance 2020, Ordinance number 8 of 2020, promulgated by the President on 5th June 2020. Yes, now the Minister. The Minister, please. No, your mic is not working. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। Okay, now Sri Saugadraji ji. Sir, I speak in favor of the statutory resolution that I have given opposing the Essential Commodities Amendment Ordinance. Sir, black marketing and hoarding were always a problem in the country ever since the Second World War. Jawaharlal Nehru had said in 1946 that we shall hang the black marketeers from the nearest lamp post. Unfortunately, that did not happen. Black marketing went on. So ultimately, the country adopted an Essential Commodities Act in 1955. Sir, the Essential Commodities Act gave power to the state government to regulate the trade, including imposing stock limits for various intermediaries. Sir, even now, though the country is surplus in most food grains, it cannot be denied that there is hoarding and black marketing taking advantage of seasonal shortages or floods or droughts. Now the government wants to take away the powers of the state government to regulate, and the power to fix stock limits is being taken away. Sir, if we look at the Essential Commodities Act, what are essential commodities? Essential commodities are fertilizer, drugs, foodstuff, yarn, petroleum, raw jute, seeds of food crops, and seeds of cattle fodder, etc. Sir, so far, what was the position? The position was that this will be regulated. Commodities such as cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onion and potatoes, these would be regulated. Now what does this ordinance that has been brought in a hurry? There is no, I do not understand what was the hurry in bringing the ordinance.
there is a provision to deregulate commodities such as cereal, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes. Now, only addition is, now the government has specifically said that under extraordinary circumstances, which include extraordinary price rise or famine, natural calamity of a severe nature, it can be regulated, but otherwise, all these items will be deregulated. Sir, I know that this ordinance leaves out the public distribution system and the targeted public distribution system, PDS and TPDS, where under this system food grains are distributed by the government to the eligible persons at subsidized prices. So, what is the gain, benefit the government seeks to get from this? I say that there is no benefit. Now, the government has also said that there will be no control on the stocks of food grains, of food items which are being processed. The stock limit shall not apply to a processor or value chain participant of any agricultural produce if the stock limit does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing or the demand for export in case of an exporter. So this is also left out of this control of stock limit. Now, does the government feel that there is no longer any possibility of shortage because we are an exporter? Sir, you have seen the pictures, sights of immigrants scraping for morsels of food during the COVID-19 crisis, how they scraped for morsels of food. Now, the government may say that the ED Act was not effective because the conviction rate under ED Act was an abysmal 3.8%. So if the government set up an effective food framework to ensure speedy trial and disposal of violation cases, I could have understood. But we know that even after Narendra Modi became Prime Minister, the pulses scam that involved the manipulation of prices in 2015, there the investigation by Income Tax Department found several big multinational companies playing a major role in spiking of prices of pulse. So it has happened during Narendra Modi's government itself. Sir, we have to remember that India is still dependent on the monsoon for producing sufficient food grains. A majority of farm holding in India is small and marginal. That is why an Essential Commodities Act must still be in place, and all regulation must not be given up and open to the market. Sir, recently there is a scare of a locust attack in Rajasthan. A locust attack destroys all crops. What happens if some states have local attacks? Will you not control the stocks at that time? The El Nino phenomenon has hit Indian agriculture hard in the past. Sir, given the timing of this amendment ordinance, it is likely to benefit big traders, big corporates, MNCs, but not the farmers directly. I want to say, sir, the 3 farmer-related ordinances that was brought forward by this Modi government, they are all meant to help
the private sector, the multinational, the big capitalist into food grain trade. Sir, Reliance is already in selling vegetables to Reliance Fresh. I anticipate that Adanis will soon enter the field. And these three ordinances, I'll speak on the other ordinances later, will actually help big capital to enter into the farmers' spaces. So our policies thus must ensure sustainable farm growth, taking into consideration factors like climate change, land holdings, consumer capacity, and the farmers' interests. Sir, so long, and as I mentioned yesterday, that this act is another example of coercive federalism on display. All power of the states earlier controlled the Essential Commodities Act. Every state had an enforcement branch, every state police, which implemented the Essential Commodities Act. That power is being taken away. So far, India has ridden through shortages. We are happy that the farmer produces enough for our needs and even for exporting food grains. But that does not mean a calamity cannot hit us. A calamity like the COVID-19 has hit us, and we know the condition of the economy with a 24% downslide in the economy. That's why, sir, I'm totally opposed to this ordinance, Essential Commodities Amendment Act Amendment Ordinance. I think that this is an effort to give benefit to big traders, corporates, and MNCs so that they can enter the food trade. And the poor farmer will be left in the lurch through all this. Thank you very much. Thank you. Now, Mr. P.P. Chaudhary. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिल हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट बिल, इस पे बोलने का मौका दिया। ये जो बिल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस बिल के मैं सपोर्ट करता हूं। और इस बिल में जो महत्वपूर्ण प्रोविजन जोड़ा जा रहा है वो धारा 3(1)(a) में जोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत ही विजनरी स्टेप है। इससे आने वाले टाइम में जो इससे बेनिफिट होंगे, देश का किसान होगा और आम कंज्यूमर होगा। तो हम कह सकते हैं ये बिल सिर्फ जो है कोई पर्टिकुलर सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं, ये सारे के सारे देश के कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाने वाला है। चेयरमैन सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत जो है वो गांव, भारत की आत्मा जो है वो गांव में है। 70% पॉपुलेशन जो है वो हमारे गांव में रहती है। और हम लंबे समय से देख रहे हैं जिस हिसाब से गांव और शहर में एक बहुत बड़ा डिवाइड है, एक बहुत बड़ा गैप है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, चाहे डेवलपमेंट में देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारत सरकार का ये सोचना है कि किसानों के हाथ में मनी जानी चाहिए और किसानों की इनकम जो है 2022 तक दुगुनी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेटेड पॉलिसी है। तो इसके लिए ये बिल भी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का बिल भी अपना आप में एक माइलस्टोन का रूप साबित करेगा। और यही नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में पूरा का पूरा चैप्टर एक जो आया है उसमें लिखा है डिस्टॉर्शन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी।
तो आज जो जरूरत है, जो ओड्यू हैं एग्री रिफॉर्म्स में, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की, उसमें ये बिल जो है वो अपने आप बहुत ही रोल अदा करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जहां तक प्री हार्वेस्टिंग की बात है और पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात है, प्री हार्वेस्टिंग में तो काफ़ी मेजर्स जो है सरकार ने भी लिए, काफ़ी स्कीम्स भी हैं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग के मेजर्स जो हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज और मैनेजमेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। एक ज़बरदस्त प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग में एक बोटलनेक बना हुआ है। तो ये कोविड-19 जो आया है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मानना है, पूरे देश का मानना है कि इस अपॉर्चुनिटी को जो है हमें ग्रैब करनी चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी के साथ चलना चाहिए। और यही वजह है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट और उनके लॉसेज जो खत्म किए जा सकें, उसके लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान, 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले वाले जो एक्ट हैं अभी, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 हैं, वो अपने आप में कई रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से उसका जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग नहीं हो रहा है। वो काउंटर प्रोडक्टिव जो वो काम किया है। अभी हाल ही में जिसमें से 3 जो बिल पार्लियामेंट के सामने आए हैं, एक बिल एसेंशियल कमोडिटीज का, दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तीसरा बिल एपीएमसी के संबंध में जो अमेंडमेंट है, ये तीनों बिल जो हैं वो अपने आप में देश के किसानों का, गांवों का एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा और एक जो प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग के ये मैनेजमेंट और लॉसेस का जो गैप है उसको ब्रिज करने के काम करेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप तीनों बिलों की वजह से जो फार्मर्स की स्थिति है वो सुधरेगी और कंज्यूमर को उसका फायदा होगा। क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे थे कि जो इन्वेस्टमेंट है एग्री सेक्टर में और खास करके पोस्ट हार्वेस्टिंग कंडीशन में एग्री जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है एक ऐसा एक्ट बना है, तो उस समय कंडीशन अलग थी, क्योंकि उसमें अभी जो है ये डीरेगुलेशन और स्टॉक लिमिट का मामला जो है कि किसी समय जो अभी जो रेगुलेशन और स्टॉक लिमिट का मामला है, किसी समय रेगुलेशन लागू हो जाता है, स्टॉक पे रेगुलेशन लागू हो जाता है, पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटी पे हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि कोई इन्वेस्टर जो है वो आगे नहीं आ रहा और इसका परिणाम जो भुगत रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर और किसान भुगत रहा है। और लंबे समय तक ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अब जो हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बारे में पूरा देश जो है वो धन्यवाद देता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एपीएमसी में जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या अब फार्मर को, किसानों को मार्केटिंग की चॉइस होगी, वो अपना प्रोड्यूस जो है वो कहीं भी बेच सकते हैं, उसमें उनको लगभग 25 से 30% जो है आने वाले समय में फायदा होगा। और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, क्योंकि किसान जो है कई बार होता हम देखते हैं कि कई बार किसान देखते हैं कि उसमें जो है ये क्योंकि तीनों जो अगर देखा जाए तो जब हम किसानों की बात करते हैं तो तीनों को साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, मेन तो बिल पाऊंगा, लेकिन जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है उसमें हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कई बार प्रोडक्शन, बफर प्रोडक्शन होता था पर्टिकुलर कमोडिटी का, कई बार कम होता है। तो लेकिन जब ये इन्वेस्टर इसमें आएंगे और किसानों के साथ ये एग्रीमेंट करेंगे और वो इन्वेस्टर एग्रीमेंट करके कम से कम किसानों को ये सर्टेनिटी हो जाएगी और उसके चाहे सर्विसेज हों और चाहे उसकी रेट हो, तो कम से कम उसका प्रोडक्शन जो है उस एग्रीमेंट के तहत बिक जाएगा। तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो होगा तो किसान को एक सर्टेनिटी हो जाएगा कि मेरा प्रोड्यूस जो है इतने में बिक जाएगा और बार्गेनिंग पावर के उसमें आ जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का, चौधरी जी, हाँ जी, आप भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर भी बोलेंगे? नहीं, मैं पूरा बोल रहा हूँ सर, इसमें तीनों में बोल रहा हूँ। विजनरी स्टेप में इस पे नहीं, मैं मेन एसेंशियल कमोडिटी, लेकिन बोथ आर रिलेटेड विद दिस एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग, जब हम किसानों के बारे में बोल रहे हैं तो उसके टच कर रहा हूं मैं उसको, मैं मेन बोल रहा हूं एसेंशियल कमोडिटी। तो अपने आप में हम ये देखते हैं तीनों को साथ मिलाया जाए क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का एक जो बिल है अपने आप में
एक ये बहुत ही विजनरी स्टेप है, दूरदर्शी का कदम है और ये देश में बहुत ही जबरदस्त कृषि क्षेत्र में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो हैं वो इसमें आने की वजह से उसका सीधा का सीधा फायदा किसान और कंज्यूमर का होगा। एक पूरा का पूरा इकोनॉमी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और मेरा मानना है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप में एक बिगेस्ट रिफॉर्म है। अगर हम देखें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो डिफाइन की हुई है सेक्शन 2A में और वो कमोडिटीज जो शेड्यूल में लिखी है और 7 कमोडिटीज उसमें लिखी हुई हैं, मैं उनको सारों को दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय लगेगा, लेकिन उन कमोडिटीज को जो है वो रेगुलेट करने की पावर जो है वो गवर्नमेंट को दे रखी है। पावर स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सरसाइज करती है और हम देखते हैं कि जिस हिसाब से जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट ने और इसमें पावर एक्सरसाइज की, क्योंकि यूनिफॉर्म पावर नहीं होने की वजह से कई बार हम देखते हैं लाइसेंस देने की, परमिट की, कंट्रोल ऑफ प्राइसेस की, अगर बेचना खरीदना, स्टॉक लिमिट और इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स, ये सारे के सारे पावर हैं और ये पावर एक्सरसाइज करने से एक जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो अगर हम देखें कि जिस ऑब्जेक्ट से 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था, उसका ऑब्जेक्ट ये था क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ 1955 में, वहाँ पर उस समय स्कैरसिटी और शॉर्टेज था फूड ग्रेन्स का, उस समय हमारे पास नहीं थे। उस समय की सिचुएशन अलग ही है, लेकिन आज की सिचुएशन अलग है। तो उस समय से हमें इसमें एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं वो कंट्रोल करने की पावर जो है वो गवर्नमेंट को दी गई, क्योंकि उस समय 1955 में कालाबाजारी और जमाखोरी की बात थी, क्योंकि जब आपके पास में फूड ग्रेन्स ही पूरा नहीं है तो उस समय संभव था और उस समय इसकी सिग्निफिकेंस और औचित्य था। लेकिन आज जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो धारा 3(1)(a) जोड़ी गई है उसका जोड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज जो है हमारे पास में सफिशिएंट फूड ग्रेन्स हैं, कई एसेंशियल कमोडिटीज जो उसमें हैं जिसमें ली गई हैं 3(1)(a) में, उन कमोडिटीज के संबंध में हमारे पास में सफिशिएंट फूड ग्रेन है और उसमें हम आत्मनिर्भर हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर और भी कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, वो कंप्लीट फेल हो जाएगा और बोटल नेक का जितना बोटल नेक होगा ये सिस्टम पोस्ट हार्वेस्टिंग का, उतना ही किसान दुखी होगा और कंज्यूमर दुखी होगा। और आज हम देखते हैं कि जो प्राइस एस्केलेशन की वगैरह बात करते हैं, एसेंशियल कमोडिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी जो कि अभी प्राइस एस्केलेशन वगैरह को नहीं रोक पाया हो। तो इसीलिए अब इसको जो है धारा 3(a) जो जोड़ी जा रही हैं वो बिल्कुल ही वाजिब हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा चेयरमैन सर, क्या ये जो है अभी जो प्राइस चाहे रिड्यूस और प्राइस स्टेबिलिटी की जब हम बात करें तो आज की तारीख में एसेंशियल कमोडिटीज़ में जो हम उसको स्टॉक को लिमिट करके हम रेगुलेट करके एसेंशियल कमोडिटीज़ को जो सेक्शन 2(a) में दी हुई हैं उससे हम जो हैं वो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं ला पाए और उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ये रहा कि कंज्यूमर और फार्मर्स को जो है उसको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है ये धारा 3(1)(a) जो लाया जा रहा है और उसमें जिसमें रेगुलेशन को डीरेगुलेशन किया जा रहा है, स्टॉक लिमिट को जो है वो हटाया जा रहा है, तो इससे जो है सबसे बड़ा फायदा फार्मर और कंज्यूमर को होने के साथ साथ पूरे देश में एक यूनिफॉर्म जो है वो कानून होगा और वन नेशन वन मार्केट का जो सोचना हमारा, तो उस हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। और अगर देखें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में तो इवन मैं 2019 की भी बात करूं तो करीब 76,000 रेड्स हुई है। उसका परिणाम क्या निकला, कितनी मैन पावर इन्वॉल्व रही, इसका मतलब हमारा एक्ट जो हमें रिविजिट करना जरूरी था, क्योंकि ये इसलिए कि उसमें ऐसे ऐसे केसेज हुए हैं तो अननेसेसरी केसेज जो है लिटिगेशन इंक्रीज हुए हैं। अब जहाँ तक अमेंडमेंट की बात है, अमेंडमेंट जो है उसमें पहले जो एक्ट जो 1955 का एक्ट है और अभी अमेंडमेंट का एक्ट है, पहले रेगुलेशन था अभी डीरेगुलेशन है। अभी डीरेगुलेशन जो है वो जैसे लाइसेंस परमिट कंट्रोल ऑफ प्राइस इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट जो है अब जो है वो डीरेगुलेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन होगा कि अगर डीरेगुलेशन तब लागू नहीं होगा जब कोई वॉर की सिचुएशन हो, फेमिन की सिचुएशन हो, नेचुरल कैलेमिटीज हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो। ये सिचुएशन जो है उस सिचुएशन में हो सकती हैं। और जहाँ तक रेगुलेशन स्टॉक का रेगुलेशन की बात है, स्टॉक का भी जो है वो रेगुलेशन का जो सिस्टम वो हटा दिया गया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टॉक का जो है
वो बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन में होगा। और एक्सेप्शन सिर्फ यही है जहां प्राइस राइज की बात है, अगर 100% प्राइस जो है पेरिशेबल आइटम की राइज होती है एवरेज रिटेल प्राइस राइज, एवरेज रिटेल प्राइस से, और या फिर 50% नॉन पेरिशेबल आइटम की होती है और पीछे का एवरेज प्राइस जो है 1 साल का देखा जाएगा और 5 साल का एवरेज रिटेल प्राइस ली जाएगी और उसका जो भी कम से कम हो उसके आधार पे जो है उसमें करेंगे। ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक जो है वो राइज हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा होगा तो इन्वेस्टर जो है उसमें उसका विश्वास नहीं होगा, और जब तक अगर पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट हमारा बहुत जबरदस्त नहीं होगा तब तक हम कंज्यूमर को और फार्मर को फायदा नहीं दे सकते। चौधरी साहब, वेरी गुड, यू हैव प्लीडेड द केस सर। अभी मेरा क्या, आई एम फर्स्ट स्पीकर सर, टाइम है तो स्टॉक लिमिट की जहां तक बात है सर, स्टॉक लिमिट में जहां तक प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पर उनके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक जो है वो चल सकता है, और एक्सपोर्ट है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट जितना होगा उसके लिए स्टॉक लिमिट का अगर लागू होता है तो उस तक हो सकता है, नहीं जबकि जब भी एक्सपोर्ट होगा और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हैं, जैसे आप प्रोसेसर मान लीजिए, आप उसको पैकिंग करने के वाले मान लीजिए, स्टोरेज ले लीजिए, सप्लाई ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, इन सारों को जब है किसी कानून पे भरोसा नहीं होगा तब तक अपना ये पैसा जो है इन्वेस्टमेंट जो है उसमें नहीं आएगा। तो ये अमेंडमेंट जो है वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करता है, और चाहे सारे के सारे जितने भी चाहे वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट हों, और चाहे प्रोसेसर हों, चाहे एक्सपोर्टर हों, चाहे कंज्यूमर हों, चाहे फार्मर हों, ये सारे के सारे जो हैं, और इसमें जो एक्सेसिव रेगुलेशन जो था पहले उस पे रेगुलेशन कम होने की वजह से एक ट्रस्ट और एक विश्वास पैदा हुआ है, सरकार में होगा, इस कानून में होगा, जिससे कि इन्वेस्टर सामने आकर करके उसमें पैसा लगाएगा। जहाँ तक स्टॉक लिमिट की है, मैंने आपको बताया कि क्योंकि 100% पेरिसेबल और 50% नॉन पेरिसेबल के लिए वो भी प्राइस ट्रिगर जो है उस कंडीशन में होगी, जबकि एवरेज उससे जाएगा लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फार्मर को एक चॉइस होगी। जहाँ तक मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है, फार्मर्स को अब चॉइस होगी कि वो अपना जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो अपने डोर स्टेप पे बेच सकता है, उसको नोटिफाइड मंडी में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो उससे जो है कम से कम ये होगा कि स्टॉक होल्डर जो है वो उसमें जाकर करके भाग ले सकता है, और उससे वजह से एक जस्ट आई एम कंक्लूडिंग सर, आई एम कंक्लूडिंग, और उसके सबसे बड़ा फायदा ये होगा सर कि इसमें जो किसान जो हैं पहले हमारे मंडी में जाने के लिए मेल होते थे, अब इसके साथ साथ इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के साथ में जब फ्री होगा ये सारा, तो हमारे वुमेन वल्नरेबल कम्युनिटीज, SC ST वो लोग भी जो हैं उनकी जो है संख्या भी बढ़ेगी, जो किसानों में उनको भी जो है आय मिलेगी, उनको भी फायदा होगा। तो आज हम देखते हैं, मंडी की बात भी एक बार ले लें हम, तो आज जो है उस किसान को बोली से मुक्ति मिलेगी। जब भी वो मंडी में अपना लेके जाता है तो हमारे गांव में कहते हैं कि बोली किसकी लगती है, जो कि लिक्विडेशन में आ जाता है, 2 दिवालिया हो जाता है। लेकिन आज तक हमारा सिस्टम, चाहे APMC एक कॉलोनियल टाइम से जब से चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर APMC का कॉलोनियल टाइप से था, और वो 1938 का जो बिल है उसी के आधार पे ये चल रहा है, और उसी के आधार पे हम अभी भी चला रहे हैं। तो उसकी वजह से किसान का माल जो मंडी में जाता है उस पर बोली लगती है, और उसके लिए, और उसके बायर तो है कम, सेलर हैं ज्यादा, और ये मिसमैच होने की वजह से भी किसान को जो है वो भारी नुकसान हो रहा था। और जो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने ये जो किसान, एक बस जस्ट आई एम कंक्लूडिंग सर, विद इन 1 मिनट आई एम कंक्लूडिंग, तो ये जो सारा का सारा अगर देखा जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, किसानों को जो है सही कीमत अब मिलेगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो अभी लॉसेज जो होते हैं वेस्टेज, 1 साल का लॉसेज जो किसानों को, चाहे प्याज हो और चाहे टमाटर हो, हम देखते आए हैं कि वो सड़क पे फेंकता है, क्योंकि जब बम्पर क्रॉप हो जाती है, क्योंकि आगे बोटल नेक है, और बोटल नेक एसेंशियल कमोडिटी का है, क्योंकि वहाँ स्टॉक जो है लिमिट होता है, उसमें जो इन्वेस्टर वो आता नहीं है। अगर इन्वेस्टर आ जाए तो उसको टमाटर और प्याज जो है किसानों को सड़कों पे नहीं फेंक करके, और वो जो है स्टोरेज में, वेयर हाउस में और कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्टर आएंगे और एक्सपोर्टर भी आएंगे। तो इसीलिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि किसानों को
धन्यवाद। और महिलाओं को, गरीबों को Thank और you. SC STओं सभी किसानों को फायदा कैसे मिले Thank you. और देश के 130 करोड़ कंज्यूमर हैं उनको फायदा कैसे हो, इसीलिए मेरा कहना Okay, है now ये I बिल call जो the है next बहुत ही speaker. महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिस्टर अमर थैंक सिंह। यू चेयरमैन सर, मुझे मौका देने के लिए। मेरे से पहले वक्ता जो मेरे से बहुत सीनियर है चौधरी साहब, उन्होंने बिल्कुल सही कह दिया कि ये तीनों जो फार्म ऑर्डिनेंस हैं, एसेंशियल कमोडिटी, जो ट्रेड कॉमर्स और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, वो तीनों एक से एक जुड़ी कड़ी है और तीनों के खिलाफ आज किसान पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और कई स्टेटों में सड़कों पे घूम रहा, वो मेरा ख्याल सारे हिंदुस्तान को खबर है। मैं सर ईसी एक्ट पे आता हूं कि ईसी एक्ट आया क्यों था। एन एक्ट टू प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ commodities in the interest of general public for the control of distribution production। मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं, उतना ही पढ़ के छोड़ रहा हूं। और सेक्शन 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहता था, जिसमें अमेंडमेंट है, the central government, if the central government is of the opinion, then the supplies of any essential commodity for securing their equitable distribution। सर मैं ये कहना चाहता हूं, ईसी एक्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है एंड अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइसेस, कि उसकी कीमत वाजिब रहे, इसलिए सेक्शन 3 है। और अब क्या हो रहा है, मैं अब जो अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट कह रहे हैं notwithstanding anything contained in subsection 1, the supply of such foodstuff including cereals, pulses, potatoes, onions, edible oils and oils, as the central government may by notification specify, may be regulated only under extraordinary circumstances। अब extraordinary circumstances कर दे गए हैं, which may include war, famine, extraordinary price rise or natural calamity of really grave nature। Not only that sir, उस पे रुक नहीं रहा है, ये अमेंडमेंट उस पे रुक जाती, नहीं रुक रही। कह रहे हैं सब सेक्शन बी में, एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट shall be based on price rise, and an order for regulating stock limit of any agriculture produce may be issued under this act only if, and what is the if? If there is 100% increase of the retail prices of horticulture produce। horticulture produce में क्या आता है? सब्जियां और फल आते हैं। और 50% इंक्रीज इन दी रिटेल प्राइसेस ऑफ नॉन पेरिशेबल, ये अपना सीरियल्स, एग्रीकल्चर फूड स्टफ्स, और नॉट ऑन प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रोसीडिंग 12 मंथ्स या 5 साल का एवरेज। अच्छा, ये भी फिर इसको आगे प्रोविजो एक डाल दिया, प्रोविजो डाल दिया कि ये भी इट शेल नॉट अप्लाई टू ए प्रोसेस और ए वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट। और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट की जो डेफिनेशन दी है वो इतनी लंबी दी है कि फ्रॉम द फील्ड टू द फाइनल कंजप्शन जितने लोग आएंगे वो सारे वैल्यू चेन में हैं। कहने का मतलब ये, इसका कोई मतलब है नहीं या कोई लिमिट हो नहीं पाएगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि आप ये कहने की, केंद्र सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि साहब 100 रुपया अगर किसान से कोई चीज 100 रुपए पे ली जाती है, वो जब तक 199 रुपीज पे होगी, मतलब 199 रुपए तक होंगी, तो केंद्र सरकार नहीं कुछ कहेगी। जब 200 से ऊपर चली जाएगी तो देखेंगे। तो इसका मतलब जो गरीब लोग, फार्मर, कंज्यूमर जो है, उसको आप 100% तो प्राइस बढ़ाना ही चाहते हैं, वो तो आपके कानून में लिखा है।
और वो तो 10 रुपए उनके बढ़ जाते हैं उनके खर्चे में, तो उनका सारा बजट मिसप्लेस हो जाता है। और आप कह रहे हैं 100% हो जाए, और एग्रीकल्चर कमोडिटी पे आप कह रहे हैं कि 50%। इसका मतलब अगर किसान ने 100 रुपए पे चीज बेची, वो जब तक 150 पे नहीं हो जाएगी तो आप कुछ नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल ये सबसे बड़ी बात है कि इतना प्राइस राइज तक आप इंटरवीन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गरीबों का, किसानों के खिलाफ वाली बात है। अब मैं बताना चाहता हूं कि साहब ये लागू किस पे होगा। अपन सोचते नहीं है ज्यादा। कई बार अपन सोचते हैं कि अपन तो 67% पॉपुलेशन को पीडीएस दे रहे हैं और बहुत लोगों को मिल रहा। पीडीएस इज लेस देन 50% ऑफ ए फैमिलीज रिक्वायरमेंट। इसका मतलब 50% से ज्यादा वो लोग भी बाजार में खरीदने आते हैं, और जो 35-40% पॉपुलेशन आ गई वो भी आता है, और सारा 80-90% किसान मार्केट में आता है, क्योंकि वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। वो तो बेचारे की थोड़ा सा सरप्लस प्रोड्यूस होता है उसी वक्त बेच देता है, और फिर वो खरीदने के वक्त जब दूसरा सीजन होता है खरीदता रहता है। करीब करीब सारी जनता इसमें आ जाएगी जो प्राइस राइज में अब फंसेगी, और आप कह रहे हैं कि वो कानूनन है। अच्छा, दूसरा क्या है कि स्टेट्स कुछ नहीं कर सकती। आपने तो स्टेट्स की पावर ही निल कर दी, क्योंकि ऐसा कानून में अमेंडमेंट ला रहे हैं। अब ये मुल्क इतना बड़ा है, जहां 600 जिला है, 6 लाख गांव हैं। आप केंद्र से, दिल्ली से बैठ के 6 लाख गांवों के भाव को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब तक डबल ना हो इंटरवीन नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलती है जो केंद्र सरकार करने जा रही है। और इतनी सीजनल वेरिएशन होती है अपने मुल्क में। जब मैरिज वाला सीजन आता है, जब शादियों वाला सीजन आता है, जब फेस्टिवल वाला सीजन आता है, तो डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, और हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और आप इसमें फायदा किसको देना चाहते हैं? किसको फायदा देना चाहते हैं? वो तो वैसे चौधरी साहब ने बोल ही दिया कि प्राइस राइज छोटी मोटी फ्लक्चुएशन में हमको बीच में आना ही नहीं है। बेसिकली ये फायदा तो होना है बिग कारपोरेट्स को, मल्टीनेशनल्स को, यहाँ जो बहुत बड़ा आदमी, क्योंकि किसान तो उसी वक्त बेच देता है जो उसको रख सकता है, जिसके पास कैपेसिटी है रखने की, वो उसको फायदा होने वाला है। क्योंकि जब वो फिर मार्केट में कमी होगी, वो प्राइस राइज थोड़ा बहुत शुरू होगा, फिर बेचेगा। अब इसका देखिए हो क्या रहा है। पंजाब, हरियाणा में आज मेरे ही रिश्तेदार फोन कर रहे थे कि वो चंडीगढ़ पहुंचना चाहते थे। कई उन्होंने रूट लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। हरियाणा में वही हालत है। किसान क्यों सड़कों पे है? मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं। पंजाब गवर्नमेंट ने और सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने रेजोल्यूशन पास किया, और फिर विधानसभा में इन तीनों ऑर्डिनेंस के खिलाफ और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के खिलाफ किया। हमारे दोस्त पार्टी जिनके प्रधान आज यहाँ बैठे हैं, वो उसमें एब्सेंट हो गए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज वो इस एक्ट के और फार्मर्स ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन सारी विधानसभा ने बिल्कुल उसका विरोध किया और ये कहा कि ये किसानों के हितों के खिलाफ है। अब सवाल ये उठता है कि आप कर क्यों रहे हो? देखो ये अमर सिंह जी, हाँ जी, यू हैव 2 more speakers from your हाँ party जी, to speak. तो मैं सर अभी तो 1-1.5 मिनट ही बोला हूँ। हैं? आपने करीब 8 मिनट बोल चुके हैं। अभी तो 2 मिनट हुए होंगे सर। नहीं, आप 8 मिनट बोल चुके हैं। आप 5 मिनट बोल चुका हूँ। ये घड़ी तो 1 मिनट दिखा। अच्छा सर, कोई बात नहीं, मैं जल्दी खत्म करता हूँ। 2 मिनट में खत्म। कोई बात नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनडीए गवर्नमेंट जब पिछली बार आई थी, तो 2002 में भी एनडीए गवर्नमेंट ने यही काम किया था कि ये स्टॉक लिमिट हटा दी थी, और अल्टीमेटली इस कंट्री को इतना बड़ा उसका खामियाजा भरना पड़ा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स ने और बड़े लोगों ने इतना एक्सपोर्ट कर दिया कि अपना जो मिनिमम स्टॉक होता है उससे भी कम हो गया, और 5.5 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स वर इंपोर्टेड एट ए वेरी हाई प्राइस। बहुत महंगा हमने फिर इंपोर्ट किया।
ये हो क्यों रहा है? हम सब समझते हैं। चौधरी साहब ने कह दिया कि आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज का। सर, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा हूं, हमेशा से मल्टीनेशनल कंपनीज का, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस पर हमारे मुल्क पे, डेवलपिंग कंट्रीज पे एक प्रेशर रहता है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी कम करो, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, ये स्टॉक लिमिट खत्म करो, वैसे ये करो, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट मत किया करो, बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन यूपीए सरकार ने इसको कभी नहीं माना। अब हो क्या रहा है कि आपकी जब से सरकार आई 2014 में, सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप शांता कुमार कमेटी बनाते हैं, और शांता कुमार कमेटी रिकमेंड क्या कर रही है? एग्जैक्टली वही जो मल्टीलेटरल और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कह रहे हैं। एफसीआई को अनबंडलिंग करो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी में एक्ट में 67% देते हैं उसको 40% करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। और उतना ही नहीं, उसके बाद आप 2018 में एक नई और स्कीम लाना चाहते हैं, लाए आप। मैं मंत्री जी से उस पर सवाल चाहूंगा। एक पीएम आशा करके स्कीम लेके आए 2018 में। पीएम आशा में 3 सब स्कीम है, और वो सारी की सारी यही थी कि इसको खत्म करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लानी है। मैं सर बेनती करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस ऑर्डिनेंस के, इस एक्ट के और दूसरों के भी बहुत खिलाफ है। ये लोगों के खिलाफ है, ये गरीबों के खिलाफ है। हम इसको बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। ये सरकार बिल्कुल गरीबों के खिलाफ है। कल्याण बनर्जी। I oppose this Essential Commodities Amendment Bill 2020. Said this original act, Essential Commodities Act, that came engrafted in 1955. The object was stated in the preamble. Object was an act to provide in the interest of the general public for the control in certain commodities. Though the preamble speaks of certain commodities, no commodity other than those which have been enumerated as essential commodities in section 2 subsection A of the Act can come within the purview of the Act. Sir, one of the objects, rather the prime object of the Act, is to regulate production, supply and pricing of the essential commodities to ensure the availability of the essential commodities at fair prices. The aim of the Act was curbing, hoarding and black marketing and profiteering in such commodities. The object is to deter a person from dealing in an essential commodity and consequently impose a deterrent penalty against him. If we read the amendments which have been sought for, this will establish, and as it appears from the speech of Mr. Chaudhary, with great respect to him, I will say cats have come out of the bag. Now, the object of curbing, hoarding and black marketing and profiteering of such commodities are going to be taken away. That has to be stopped. These are all are aimed at for the purpose of big businessmen can handle it. Sir, section 3, the amendment which has been sought, in respect of that, I will say that deregulating such agricultural foodstuffs from the list of essential commodity may lead to
every chance of hoarding, then by suppliers, thereby resulting in retail price rise and ultimately leading to excessive financial burden on the part of common people. And moreover, as per the amendment, even in extraordinary circumstances, the central government only may choose to exercise regulation. Such legislative ambiguity makes one question the entire exercising of introducing the particular provision. If we read even the amendment itself, the words, sir, may I say, these are extremely vague. Extremely vague. In case of war, when war? Would it be declared? Declared war or undeclared war? Natural calamity. If 3 days floods are there in Gujarat, it will be natural calamity. But if 15 days floods are there in West Bengal, it will not be natural calamity. Therefore, unbridled power, uncanalized power have been sought to be given by this amendment. So the amendment section exempts the processor or value chain participant of agricultural produce from the regulation of stock limit. If the stock limit of such person does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing or the demand for export in case of an exporter. Such exemption, sir, I may say, such exemption in terms of removal of stock limits to exporters, traders, and value chain participants may not benefit farmers. Instead, it appears to have been done to benefit certain vested giants in this sector. Sir, it is our common experience. If it is, had it been, I agree, had it been only for the benefits of the farmers, I would not have objected to. But now, because of this amendment, the middleman will come. The middleman will take away. Now, the government is regulating these things. Government is purchasing from the farmers so that farmers get price. At the same time, the customers also get it at fair price. Now, who will be benefited? Benefits will go in favor of the middleman. They will hoarding. Hoarding will be done by them. Black marketing will be done by them. Let's take an example of a potato. Now, potato is now the rate is from the farmer, it is being taken 18 rupees, 18, 19, it is sold at 25. If this is implemented, this potato, the customer has to pay at least rupees 50. Consumer has to pay rupees 50. No control is there. Sir, I tell you, during COVID-19, these are the extremely bad days. All we are facing the challenge. But there are middlemen. They are being benefited in the COVID-19. It is difficult unless the state, you are taking away the power of the state governments. Therefore, it is really hitting the cooperative federalism of the country. Sir, I'm not speaking for 5 minutes. I have 13 to 15 minutes. That's Sir, not the case. No, sir, I have not spoken. I have not spoken 5 or 7 minutes. Kindly give me some time. Spoken for 7 minutes. 7 minutes, then give me another 7 minutes. After I have only 7 minutes, then another 7 minutes, sir. That will not be possible. Kindly do not be so cruel to, do not be so much cruel to me, please. Be kind to me. Sir, this is, sir, yes, Mr. Chaudhary said investors will come to farmers. Who are the investors? The big, Mr. P.P. Chaudhary, na, you have not spoken, na. Mr. Chaudhary has said in his speech, no, you have not said, na. Mr. Chaudhary has said that the P.P. Chaudhary, that investment,
will come to the farmers. Yes, this is the reason it has been done. Who are the investors? These big businessmen? Sir, railway will go to the big investors. Telecommunication will go to the big investors. This agricultural foods will go to the big investors. All are private. All will the private persons will come. I don't know why when such a privatization will be taken place, why so many ministers are required. So many ministers are required, I don't understand that. In every cases, railway will be privatization, telecommunication privatization, agricultural products privatization, everything is privatization. Why so much ministers are required at all? Let there be also privatization. That will be a very good place. Sir, during the COVID-19, because of the black market, I just tell 2 or 3 examples I will give it. And only 2 or 3 examples I will give, then I will coming to the concluding paragraph, concluding submission as I have learned from you. Now, you see, mustard oil, I just give you, what? I am really following your footsteps. Sir, mustard oil in April 20, in April 20, mustard oil was rupees 90 per kilo. In May 20, it 120. In June 20, 130. State government has to interfere. Police has arrested. Now it has come down. Soya oil, it was April 70. May 20, it was 90. June 20, 110. This has to be interfered. I am talking about chana dal. April 20, it was 62. May 20, 82. June 20, 125, 120. Who has interfered? State government. By this act will be passed by the central government. But in the ground, who will work? State government officers will work. Then you will not see any central government, any officers is there. Nobody is there to stop this black marketing. No one from the central government is there to stop hoarding. No one is there. Everyone has to work for the benefits of the common people. If it is brought, the common people will suffer. Farmer will suffer. Farmer is getting the chances through the state government to enter into the market. Warehouses are there. But if the big houses, industrialists come, they will give the less prices. Thank you, sir. Thank you. For your kindness. Thank you very much. Now I call Katir Anand. Honorable Speaker, sir. Thanks for the opportunity given to me to speak on behalf of our DMK party. This is a great moment for me to address the Parliament on the 112th birth centenary celebrations of the founder of DMK party and also the man who named Tamil Nadu, C.N. Annadurai. So I pay my tributes to him, sir. So in 1955, the Essential Commodities Act was enacted to ensure the availability of essential commodities at fair price to the consumers. Over the years, many essential commodities were added and removed. However, if you see, the cure suggested through the Essential Commodities Act has been more dangerous than the disease itself. We all know that the Act at times has resulted in the spiking of wholesale and retail prices instead of smoothing the same. The Act has discouraged private players to invest in agriculture sector. Besides, it incentivized investments in in the storage and warehousing infrastructure, as the traders were aware of the unpredictable imposition of the stock limits. Sir, this ordinance has to be commended. Though agriculture is a state subject, entry 14 of the concurrent list empowers the central to legislate on the production and trade and supply of the foodstuffs, entry 33. By taking the ordinance route, a clear attempt was made to bypass the parliamentary process. When a proposed amendment is introduced in the parliament, it is
open to debate, scrutiny, comments, and valuable inputs from the stakeholders before being passed. A critical legislation like this should certainly have been put before the Parliament previously. The Sarkaria Commission report on the center-state relations pointed out that the center used entry 33 disproportionately empower itself in the sphere of agriculture. The power of center in agriculture management has certainly increased through this ordinance. States like Tamil Nadu and West Bengal have repeatedly called for the transfer of entry 33 from the concurrent to the state list. Tamil Nadu, which was the first state in India to introduce free power for the agriculture by then ruled DMK party to boost agriculture and advocating for the fair price for agri-produce. We have to respect and safeguard the state's interests too. The ordinance does not define extraordinary circumstances which may include war, famine, extraordinary price rise and natural calamities of a grave nature. It is not clear. Even in the extraordinary circumstances, the government only, they say, may choose to exercise regulations. Such legislative ambiguity makes one question the entire exercise of introducing this particular provision. Drastic changes such as the removal of stock limits and exemption to the exporters, traders and the value chain participants may not help farmers directly. Big corporates and multinational corporations may prefer to stock up their quota at the time of harvest when the prices are low and thus would not need to buy from the farmers when the price rise. So end of the day, the farmers are going to be affected. If the farmers decide to retain produce for later, prices may not go up or the private sector may not enter the market to purchase. The subjective nature of the terms like horticulture produce or perishable agriculture foodstuff, etc. is also not clear. So you have to explain, give us a detailed list of what are the products you are going to cover before the Parliament. Another issue is regarding the installed capacity. The bill does not specify the exceptions for exporters and value chain participants in the terms of its capacity, whether annual installed capacity or monthly installed capacity or daily. It is not at all very clear. The government should clearly mention what they mean. India no longer faces food shortage problems according to Economic Survey 2020. The food grain production has increased since 1950 and India is now an exporter, thereby rendering the act of anachronistic. The amendments were supposed to foster an ecosystem so that the farmers receive fair remuneration for the produce. However, these amendments have made the whole purpose ambiguous and subject to interpretations. For example, in case of exporters, will it be confirmed export orders in the hand or only the export orders for which the LCs have to be opened? Again, all the terminology is vague and it's not clear. The government is responsibly have to clarify all the terms which have been mentioned in the Act. Besides, the major focus of the bill has been on the agriculture items. Why the ignored sectors like petrol, jute, essential drugs, why has this been the case? Speaker, sir, a considerable administrative effort was utilized for the enforcement of this Act, according to the surveys. It was also pointed out that the conviction rate was abysmal 3.8%. This should, however, not be the reason for diluting the Act. One cannot ignore the pulses scam that involved the manipulation of prices in 2015. Investigation by the Income Tax Department found several big MNCs played a role in the spiking of the pulses. India is still dependent on the monsoon for producing sufficient food grains. A majority of farm holding in India is small and marginal. Another locust attacks may occur in near future. The El Nino phenomenon has hit Indian agriculture hard in the past. Given the timing of this amendment, it is likely to benefit big traders, corporates and MNCs, but not to the farmers directly. Our policies thus must ensure sustainable farm growth, taking into consideration factors like climate change, land holdings,
consumer capacity and farmers' interest. Like I said, India is a country where the farmers depend heavily on monsoon. Please conclude now. So, I'm concluding, sir. So, the price volatility is subject to happen. This situation has stopped by the government's arbitrary import-export decisions. In the scenario, is the deregulation the only step? I ask the government. Structurally, farming needs to be made economically and ecologically viable in India for any real progress of farmers. The government should take steps so that the farmers could withstand weather shocks or crop damages against any sudden locust attacks. Thank you. Thank you. Sir, 2 minutes, sir. I'm concluding, please, sir. More focus on the establishment of cold storages. This is an important point that I want to stress to the government. When you want to talk about the goods and the price, the supply chain and the cold storage have to be given more importance. If you start making the cold storages plants everywhere in India, then you don't need this act at all. Everywhere people can store the products and they can sell it at a good price where the farmers will be benefited. Thank you. The focus of the government should be to bridge the urban-rural divide and help the farmers get their fair share. Sir, I urge the government to reconsider this bill and to send the same to the select committee, and I object this bill to be passed in this parliament. Thank you, sir. Sanjeev Kumar. Shri Sanjeev Kumar. Yes. You can speak now. Giving me this opportunity to put forth my YSRCP party views and suggestions on the Essential Community Amendment Bill 2020. At the outset, sir, I congratulate Government of India on promulgating the Ordinance of 8/2020. Because we are living in extraordinary times, bold decisions are needed, and Essential Community Amendment Bill is one such measure, and YSRCP welcomes it, sir. Production of face masks and sanitizers were likewise controlled by Government of India, and now we are seeing the good results. We are getting N95 masks at very economical rate, and India has emerged as the second largest producer of those items. I once again congratulate Government of India and Honorable Minister for Health. Speaker, sir, this bill primarily seeks to amend the Essential Commodities Act of 1955, which was enacted to regulate the production and distribution of certain essential commodities. As stated in the objects of the bill, sir, farmers need to get better prices, and investors need easing out of restrictions on product storage, movement, and pricing. Speaker, sir, in the proposed bill, the new insertion of Section 1A states that supply of certain foodstuffs may be regulated only under extraordinary circumstances. It is encouraging to the entrepreneurs, sir. We welcome it. Stock limit criteria will be imposed only when the price rise is between 50 to 100% of various foodstuffs, and when compared to the preceding 12 months of pricing. This is also a good decision, sir. We welcome. The processors and value chain participants are also taken care of with this regards to regulating stock limit. Sir, we believe that these amendments will definitely encourage competition among the entrepreneurs, and the farmers are likely to get better prices for their produce. Speaker, sir, the Essential Commodities Act 1955 empowers the Government of India to regulate production and distribution of foodstuffs, fertilizers, drugs, and petroleum products. I would like to bring to notice of this August House about oxygen crisis which is impending on India. As a doctor of medical science, I am able to analyze the situation very easily and warn about the impending oxygen crisis, which is also one of the essential commodity. Medical oxygen is a drug and essential commodity. The rating is controlled by National Pharmaceutical Pricing Agency. The ceiling price of 1 cubic meter of oxygen is 17.49. If one bulk cylinder contains 9 cubic meters of oxygen, one bulk cylinder should be sold at 157 rupees. But now one bulk cylinder of oxygen is sold at 400 to 500 rupees. That's tripling of rate. Now who is controlling this escalation of rate in the essential commodity, which is essential in this hour? Most of us feel happy to say that death rate due to COVID pandemic is less in India when compared to other conditions. Sir, we should think beyond this death rate. Because of impending oxygen crisis, the common man is forced to spend lakhs of rupees for medical treatment. If this is unchecked, many of the bankrupt families may take extreme steps like committing suicide in the coming days. As a social worker, sir, I observed that immediate precipitating factor for most of the suicides of farmers and weavers is a precipitating medical problem.
So if we need to prevent suicides in the near future, we need to prevent oxygen crisis now. The facilities in the most of the government hospitals are very good, but the ill-informed patients prefer private hospitals and end up in bankruptcy. Government of Andhra Pradesh is giving rupees 500 per patient per day, and I congratulate and thank my Honorable CM Sir, Sri Y.S. Jagannath Reddy Garu, and he stands as an example to whole of the India. Sir, I represent Kurnool district, which is the backward region of Andhra Pradesh called Rayalaseema, where we do not have a single oxygen plant in 4 districts. We are dependent on neighboring states like Telangana from Jadcherla and Ballari of Karnataka to get our oxygen, sir. So this issue involves 3 states. Now I request Government of India should take necessary steps to ensure the NPPA pricing to be implemented very strictly, sir. Sir, we should note that we have seen industrial revolution, we have seen agricultural revolution, now it is the time for medical revolution, sir. We need to invest in oxygen plants, we need to invest in rural medical colleges, and we need to incentivize rural hospitals. Sir, with regards to the Essential Commodities Amendment Bill 2020, the ordinance was very timely done. It was brought into the force when black markets were exploiting the lockdown. This prevented skyrocketing of the prices, sir. We thank the Government of India. Sir, YSRCP party proposes few suggestions in this amendment bill, sir. We should be able to differentiate between genuine businessmen who are allowed to maintain adequate stocks or inventory between them and the hoarders who illegally hold the stock. We should modernize the post-harvest facilities in a scientific way, and we should revisit the Dalwai Committee and speed up the process of implementing the so-called doubling the farmers' income report. Sir, to conclude, I say that in 1955, when the Essential Commodities Act was made, India was food deficient. We were starving for food. Now we are food surplus. So these types of amendments are essential. We need not depend on the old acts. So we congratulate Government of India for introducing these bills, and we wholeheartedly support. Thank you. Jai Hind. श्री राहुल शेवाले जी बैठे प्लीज स्टार्ट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को लाने का उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से कुछ वस्तुओं में उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण का प्रयास करता है। ऐसी वस्तुओं को आवश्यक घोषित किया जाता है कि जिनको पूर्व में पारित अधिनियम में घोषित किया गया है, और जिससे कि खाद्य पदार्थों, ऑयल हो, कॉटन, यार्न, पेट्रोलियम और पदार्थ और सभी खाद्य बीज, राज्य सरकार, केंद्र सरकार शासित प्रदेश ऐसे आवश्यक वस्तु की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम के प्राविधानों को लागू करते हैं। कोरोना के इस वैश्विक संकट को देखते हुए सरकार ने फेस मास्क, सैनिटाइजर जैसी वस्तुओं को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में लाया। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ, और मेरे पूर्व सदस्य ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा था, तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने एक निर्णय लिया कि जितना भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो उसका 80% यूज़ हॉस्पिटल में होना चाहिए और 20% कमर्शियल यूज़ होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसी वजह से महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज है उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। जो आवश्यक भी इनकी कीमतों पर नियंत्रण रखने की, जिससे उपभोक्ता को उचित कीमत पर इन वस्तुओं का, जो मैंने पहले जिक्र किया, उन वस्तुओं का उपलब्ध किया जा सके। परंतु देखने में आया कि ये नियंत्रण आदेश कई बार थोक और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो नियंत्रण आदेश कई बार थोक और खुदरा कीमतों की अस्थिरता को सुचारू करने के बजाय बढ़ाते हैं। कई अवसरों पर अन्य कारणों से यह प्रावधान बाजार को संकट के समय अस्थिर बना देते हैं। उन कारणों पर सरकार का अंकुश होना चाहिए, और इस बिल में उन कारणों और कैसे उन पर नियंत्रण किया जा सकता है इसका कोई प्राविधान नहीं है। महोदय, नियंत्रण आदेश स्टॉक होल्डिंग को सीमित करते हुए थोक विक्रेताओं, खाद्य प्रसंस्कक उद्योगों और खुदरा खाद्य श्रृंखलाओं सहित पूरे कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर समान रूप से लागू होते हैं। इस प्रकार अधिनियम ने सट्टेबाजों के होल्डर्स और संगठनों के बीच अंतर नहीं किया है कि वास्तव में उनके संचालन की प्रकृति के कारण स्टॉक रखने की आवश्यकता है। आपदा के समय स्थिति और विकार हो जाती है और स्टॉक होल्डिंग बढ़ जाती है, और कीमतों पर नियंत्रण लाना सरकार के काबू नहीं होता है। जैसे मेरे पूर्व सदस्य ने भी कहा कि
कि बहुत ऐसी आपदा की स्थिति आती है और उस समय पूरा रोष सरकार के ऊपर आता है और सरकार को कंट्रोल करना उनके काबू में नहीं होता है। तो इस बिल के माध्यम से अगर उसकी प्रोविज़न हुई तो सभी राज्य सरकार को सपोर्ट मिल सकता है और आपदा की स्थिति में उनको पूरा नियंत्रण करने के लिए एक कानूनी हथियार मिल सकता है। मेरे सुझाव है कि आपदा के समय के लिए बिल में ऐसा प्रावधान जैसे मैंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण हो सके। महोदय, ऐसा भी देखा गया है कि विभिन्न समय पर अधिनियम द्वारा सरकार का हस्तक्षेप कृषि विपणन में निजी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों के प्रवेश को विकृत करता है। अभी जैसे कि प्याज का एक्सपोर्ट बंद किया है, जिससे किसानों को नुकसान होगा क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट के उचित दाम नहीं मिलेंगे। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है क्योंकि हमारे नासिक जिले में मासल गांव में प्याज का उत्पादन ज़्यादा तौर पे होता है और वहाँ के किसानों को इसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। स्टॉक सीमा के कारण व्यापारी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कमोडिटी की प्रस्तावित मात्रा देने में असमर्थ होते हैं कि जो कमोडिटी बाजार के विकास को प्रभावित करते हैं। अभी इस वैश्विक संकट के समय इस बीमारी का इलाज नहीं खोज पाए तो यह आवश्यक हो जाता है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो साधन आवश्यक है वो सब वस्तु अधिनियम में शामिल किए गए है उन पर सख्त प्राविधान किए जाए जिससे इन सामूहिक लड़ाई को और उचित ढंग से किया जा सके। जैसे मैंने कहा कि मास्क हो, सैनिटाइजर हो, लेकिन पीपी किट के भी स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। तो कोरोना प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिकॉशन मेजर्स करने के लिए जो भी साधन हो और जो भी उपकरण हो उसको कंट्रोल करने के लिए और उसका रेट कंट्रोल करने के लिए इस बिल में प्राविधान होना चाहिए। महोदय, सरकार से मेरा अनुरोध है कि आपदा और वैश्विक संकट के समय आवश्यक वस्तु अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया जाए और जिससे स्टॉक होल्डिंग और कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सके। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। थोड़ा संक्षेप में ही विषय रखें, घड़ी भी देखते रहें। बिल अभी मंत्री जी का उत्तर भी होगा, कुछ वक्त बचे हुए हैं। प्लीज बी शॉर्ट। मैं आपसे जी, श्री कौशलेंद्र कुमार जी। जी प्रारंभ करें। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और आम जनता के हितों को इसका सीधा संबंध है। सरकार इसके लिए 5 जून 2020 को एक अध्यादेश के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 1980 में कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रण करने के अधीन ऐसे प्रावधान करने की व्यवस्था होगी जो कृषि क्षेत्र में परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने लगातार जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से उनका प्रयास है कि किसानों की आर्थिक जो माली हालत है उसको कैसे सुधारा जाए। उसी के कड़ी में किसानों की आमदनी दोगुना कैसे हो, जो किसान जो अपना अनाज उपजाते थे औने पौने भाव में जो बेचना पड़ता था उसमें भी सहायता मिलेगी। मैं समझता हूँ कि लगातार जो किसानों की बदहाली है उसको पटरी पर लाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। सभापति महोदय, बिहार में किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि रोड मैप बनाकर बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो उसके लिए उन्होंने काम किया और आज जल जीवन हरियाली उन्होंने लाया है। इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। सरकार का मानना है कि संशोधन के अत्यंत विनियामक हस्तक्षेप में कमी, निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI बढ़ोतरी, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा होगा। निवेश का प्रोत्साहित करना, मूल्यों में स्थिरता लाना एवं खाद्य पदार्थ के विनियमन के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लागू नहीं होना आदि का लाभ मिलेगा।
किसी भी विशेष परिस्थिति में जिसके अंतर्गत युद्ध हो, अकाल हो, असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा में इसे सरकार वापस भी ले सकती है। इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, मैं कुछ आशंका की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसे कि राज्य सरकार के अधिकार और शक्ति में यह कानून हस्तक्षेप करने वाला प्रतीत हो रहा है। इससे राज्य सरकारों के हाथ कमज़ोर होंगे, जिससे होर्डिंग और मूल्य वृद्धि के नियंत्रण में कठिनाइयां आ सकती है। पूंजीपति लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। इस स्थिति में कई दंड का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उसे भी कड़े दंड का भागी बनाना चाहिए। जहां तक मुझे मालूम है कि यह विशेषज्ञ समिति सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद उसे प्रारूप दिया गया है, किंतु राज्यों के अधिकार का बेहताशा मूल्य वृद्धि रोकना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह कानून सरकार को किसी भी वस्तु के मूल्य नियंत्रण में काफ़ी प्रभावी है। अगर वहाँ पर 1 मिनट सर, अगर वहाँ कुछ कुठाराघात हुआ तो आम जनता को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार इन पहलुओं पर अवश्य ध्यान रखेगी। महोदय, अब अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, टमाटर जैसी वस्तुओं नियंत्रण से बाहर हो रही है तो किसानों को बाजार मूल्य का सीधा फायदा होगा। अब यहाँ एक ही आशंका है कि आम जनता इसकी चपेट में न आए, क्योंकि देश में ऐसा पहले देखा गया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भर्तृहरि मेहताब जी, मेहताब साहब। धन्यवाद सर। I have 3 points to make. जी जी। पहला पॉइंट है, एग्रीकल्चरल मार्केट्स आर overstrained by a web of outdated laws. These laws were codified with a food scarcity mindset. India has become surplus in most agricultural commodities, yet farmers have been unable to get better prices. There is very little investment in cold storage, warehouses, processing, and export because entrepreneurs get discouraged by the regulatory mechanisms that came into effect through this Essential Commodities Act 1955. State intervention at every step is not a smart idea, and in today's time it can often be counterproductive. There was a need to remove many restrictions on trade in agricultural commodities so as to help agricultural growth. This amendment to Essential Commodities Act does that and should therefore be welcomed. The restrictions on hoarding were a legacy of the food crisis of the 1950s and 1960s. We do not need these now. Barring a national food emergency, removal of these would help hoarders and stockists and may sometimes help crop prices from falling. I would urge the government that while liberalizing the regulatory environment, it has to ensure that interests of farmers and consumers are safeguarded. When you say the installed capacity of a value chain participant and the export demand of an exporter will remain exempted from such stock limit imposition, then how one is to ensure that the interest of farmers and consumers is protected? My second point is, on 5th June this year, the Essential Commodities Ordinance 2020 was promulgated. I remember famous farmer leader Sharad Joshi of Shatkari Sangathan and Mahendra Singh Tikait of Bharatiya Kisan Union, who had spearheaded farmers' agitation to get free from the stranglehold of the restriction that the state had imposed on farmers. As I was leading the Pragati Odisha Krushak Parishad in Odisha, I had participated in a number of their meetings and agitations and had interacted with Joshi ji when he was a member of Rajya Sabha during Atalji's premiership. They would have been the happiest person to hear about the unshacklement of farmers from the artificial restriction that state had imposed on them for last 6 decades or so.
Those who are critical of this amendment should be aware that trade and commerce of foodstuff is in the concurrent list. Sir, yet I would say, why did you bring this change through back door? That too in dark hours of a national medical emergency. A high power committee, as I can say, around 8 chief ministers, starting from Devendra Fadnavis, Captain Amarinder Singh, Mr. Naveen Patnaik, Manohar Lal Khattar, Prem Khandu, Vijay Rupani, Yogi Adityanath, Mr. Kamal Nath. These were the chief ministers who sat twice, 2 times in that committee, and of course Mr. Narendra Singh Tomar also was a member, so also Ramesh Chand of Niti Aayog. This committee, the high power committee, sat twice in the year 1919, once in the month of May and another once in the month of July 18 and another in August 16, 2019. Please. And they had recommended, sir, I'm in my second point. Please. They had recommended removal of stringent restriction on stock, movement and price control of agriculture foodstuffs for attracting private investment in agricultural marketing and infrastructure. One should be clear in this perspective. This is a matter of agriculture. This reform will increase agriculture, productivity, improve food markets. Do not confuse this with the increase of farmers' income. This policy change is for agriculture, not for farmer. Last point, sir. Lastly, I would say the government should have done away with export restrictions on agricultural commodities. This critical piece is missing. There has been number of amendments to this Essential Commodities Act. In practically 13 amendments have already been done after the Act came into existence in 1955, and the last amendment was in 2009. And this will be the 14th amendment, and I'm sure more amendments also will come. But before concluding, I would say the Green Revolution and subsequent improvement in agricultural practices have made us self-sufficient in food grains. Large-scale export of food grain is not an idle thought. It is eminently feasible and has the potential of rejuvenating the agricultural sector. We can counter China's loan diplomacy with our food diplomacy. Most of our neighbors and African countries that have become Chinese clients are perpetually short of food grains, which we can provide at a low cost or in exchange for their products. I support the bill. सभी माननीय सदस्य गण से मेरा आग्रह है कि मेरा प्रयास रहता है कि अधिकतम माननीय प्रयासों को माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाए, लेकिन समय का अभाव है और इस विपरीत परिस्थितियों में भी हम इतना लंबा समय सत्र का चला रहे हैं, तो आप सीट को कोऑपरेट करेंगे और 2-2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। क्यों संसदीय कार्य मंत्री जी सहमत है सदन इस बात पर? टेल वालों को भी देंगे, हेड वालों को भी देंगे, टेल वालों को भी देंगे, हेड वालों को देंगे और राज्यसभा में बैठे लोगों को भी देंगे, सबको मौका देंगे। दानिश अली जी के लिए 2 मिनट अलॉटमेंट कर दिए गए हैं। हाँ, सबको मौका सबको देंगे, लेकिन समय को देखते हुए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं ये एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि आपने समय 10 मिनट से घटा के 2 मिनट कर दिया है, तो मैं भी इसलिए सीधी सीधी बात करूंगा, क्योंकि ये बिल जो है अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से किसान विरोधी है, बिचौलिए और जमाखोरों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है। इस सरकार की मंशा हमारी समझ में नहीं आ रही कि करना क्या चाहती है। हर चीज को बेचना, हर चीज को प्राइवेटाइज करके अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हवाले करना,
एयरपोर्ट को बेच दो, रेलवे को बेच दो, बंदरगाहों को बेच दो। अब बचा कुचा किसानी बची थी, किसानों की, उनकी आमदनी को भी बेचने का काम, कॉरपोरेट्स के, मल्टीनेशनल्स के हवाले करने का काम इस बिल के माध्यम से ये सरकार कर रही है। अभी सत्ता पक्ष के एक साथी बोल रहे थे, चौधरी साहब, कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा इस अमेंडमेंट के माध्यम से। पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट कहां आएगा। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि कॉरपोरेट मल्टीनेशनल्स आएंगे, वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज हैं, किसान अपना अनुबंध करता है उनके साथ कि हम गन्ना एक्स शुगर फैक्ट्री को देंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है? एक एक साल का पेमेंट गन्ना किसानों का प्राइवेट चीनी मिल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे स्वयं के लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर, बड़ी शुगर फैक्ट्री है, सिंभावली शुगर फैक्ट्री। एक फैक्ट्री पर 380 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है। और जब मैंने अभी पिछले हफ्ते उस शुगर फैक्ट्री के लोगों को कहा कि भी क्यों नहीं भुगतान हो रहा, तो ये सरकार इतनी सीरियस है किसानों के लिए कि वहां के जिलाधिकारी और स्टेट गवर्नमेंट के लिखने के बावजूद जो एक्सपोर्ट सब्सिडी की जो रकम मिलती है, पिछले 3 साल से वो भी नहीं दी है। तो किसान तो क्या आत्मनिर्भर होगा? आपदा में अवसर ये तलाश रहे हैं कि किस तरीके से इस आपदा के माध्यम से जो पिछले 70 साल में इस देश में चीजें बनाई थी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाए थे, उनको किस तरीके से बेचा जाए। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस बिल पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ये बिल जो आ रहा है ये जमाखोरों को लाइसेंस देने वाला बिल है। हम जानते हैं कि आपने की नियत है उन्हीं जमाखोरों को फायदा पहुंचाने की। अभी सरकार ने वादा किया है कि किसानों की आमदनी 2 गुना होगी। किसानों की आमदनी कौन सी 2 गुना हो रही है? किसानों को अध्यक्ष महोदय यूरिया तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस बिल का भी वही हशर होगा जिस तरीके से नोटबंदी को यह ऐलान किया गया था कि इसका फायदा काला धन समाप्त करने के लिए किया जाएगा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जान लाइनों में लग करके चलेगी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुनः यह आग्रह है, अपील है कि ऐसे किसान विरोधी बिल को सरकार पुनर्विचार करे, उस पर दोबारा गौर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभाकर रेड्डी साहब। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल के ऊपर बात करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ड्रा सम ऑफ द मेजर deficiencies of the management of food stock is the government just does not know the stock which are held by the private sector. Hence, in the production of each and every item must be put in the public domain with location of the such stocks in all parts of the country. As we all know, in our country, the surplus of the agriculture products, the marginal in some regions and the high in some other regions. This will give the scope of the private traders in the purchase those surplus agriculture products at lower prices, and they hoard these products and the private traders, which is the intention of the creating the maximum profits. They will sell the surplus agricultural products at their higher prices, depending upon the situation which will create imbalance in the unnecessary problems in the market, which will impact on the common man. So, as to these imbalance, the government shall take minimize practically measures by the maintaining the totally information the surplus agriculture products in the country and private traders as per the Essential Commodities Act. I would like to bring your kindly notice that the Union government is purchasing only paddy, maize, red grams, cotton, hence some other food items need to be purchased from the
and makes and the requesting the union government to purchase some more items, products, farmers. Our state helping the farmers by the purchasing the almost all food related items from them to the field levels. Now I can proudly say the house of the Telangana state government is under the dynamic CM Chandrasekhar Rao Garu. He is the implementing the maintenance Raitu Bandhu scheme and the 24 hours power benefits about the 20 lakhs farmers paid to in the installments that the Rabi and the Kharif seasons before the sowing the given rupees 10,000 per annum each crore each acres in the timely the help the farmers in the produce more items and also increase their income. The release of the good product, good doubling of the farmers' income in the 2022. I am happy to say that the state is the largest production of the turmeric in the country. Hence, the Telangana government is demanding the formation of the turmeric board, which was the promise to the BJP government in the 16th Loksabha. For the name's sake, that the union government is upgraded the divisional office of the spice board, but there was mentions in the turmeric board is that therefore of the we are strongly demanding the establishment the turmeric board in the exclusively, which these the few words in the thank you, Speaker sir. श्री श्रीनिवास पाटिल जी, पाटिल साहब मराठी में बोलेंगे. हाँ? सर मी आपल्याला मनपूर्वक धन्यवाद देतो. आपल्या उपस्थितीमध्ये माझा शपथविधी झाला आणि त्या दिवशी आपण मला बोलण्याची संधी दिली. मी मगाचपासून आपण या व्यासपीठावर यावं. श्रीनिवास पाटिल साहब का माइक चालू करो भाई. हो गया, चालू हो गया. आपण आल्यापासून या बिलाबाबत गंभीरपणे विचार होईल अशी मला आशा वाटते. सगळे पदार्थ जे यात संशोधन बिलात घातलेत ते शेतकरी यांचे संबंधित आहेत. कदाचित अन्नधान्य, कडधान्य, डाळी, बटाटे, तेलबिया, फुले, टोमॅटो, कांदे हे सगळे शेतकरी निर्माण केलेले पदार्थ आहेत. याच्यावर कुणाचं कसलंही बंधन नाही. खरं तर सरकारनं शेतकऱ्यांनी हे पदार्थ लावावेत, योग्य भावात ते विकत घ्यावेत आणि लोकांना स्वस्तात द्यावेत अशी काहीतरी यंत्रणा आपण उभी करणं आवश्यक असताना शेतकऱ्यांचा माल बाजारात गेला आणि निर्यात बंदी झाली. त्यामुळं ज्या शेतकऱ्यांनी आशेनं आपल्या कांद्यांना काय भाव मिळेल म्हणून लासलगावच्या मार्केटमध्ये तो कांदा नेला, त्याचे भाव पडले आणि कांदा चिरण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. खरं तर मी आपल्याला अशी विनंती करीन की सुका कांदा तयार करावा, फळांचे रस तयार करावेत, त्याचे पॅकेजिंग करावं. निरनिराळ्या तरुणांना आपण संधी द्यावी. एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट. माननीय सदस्यगणों, अगर सभा की अनुमति हो तो सभा का समय विधेयक पारित होने तक बढ़ा दिया जाए. विधेयक पारित होने तक कर दिया ना. बिल और विधेयक में अंतर है क्या? बिल और विधेयक में अंतर है क्या? अभी बिल है, पास होते ही एक्ट बन जाएगा. विधेयक नहीं, विधेयक और बिल में थोड़ी अंतर है. नहीं, अभी बिल है, अब उसके बाद आप विधेयक कर दोगे. तो बढ़ा दिया जाए. बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए सर. आपण जी सभागृहाला विचारणा केली त्यामुळे मला बोलायची संधी मिळते, याबद्दल मी आपला मनापासून आभारी आहे. सहकारी कारखान्यांची निर्मिती केवळ अशामुळे झाली की दुसऱ्या महायुद्धानंतर गुळाचे भाव प्रचंड पडले. शेतकऱ्यांनी गुळाच्या ढेपा बाजारात नेल्यानंतर फक्त त्याला निर्णय आणण्याचं भाडं सुद्धा मिळालं नाही. असंच कांद्याच्या बाबतीत झालं. दुर्दैवानं यंदा पडलेल्या प्रचंड पावसामुळे कांदे गेले, पण जे कांदे आता मार्केटमध्ये येण्यापूर्वी भारतीय ज्या कास्तकारांनी बंदरामध्ये नेऊन लावले मुंबईसारख्या JNPT तिथले कंटेनरमध्ये न भरता ते कांदे आता कुसतील आणि शेतकऱ्याच्या पदरात काही पडणार नाही. आपण खऱ्या अर्थानं मी आदरणीय पंतप्रधानांना आणि कृषी मंत्र्यांना विनंती करतो की माझे नेते आदरणीय शरदराव पवार हे ज्या वेळेला कृषी मंत्री होते तेव्हा धान्य साठवायला जागा नव्हती. गोरगरिबांना धान्य मिळत होतं. वेगवेगळ्या वस्तूंचे भाव हे शेतकऱ्यांना रिवाजाने मिळत होते.
मला माहिती नाही की आपण हे बिल आणलं आणि शेतकऱ्यांच्या सगळ्याच मालाच्या किमती घसरल्या. मगाशी मी कॅन्टीनमध्ये गेलो आणि तिथं गोवाचा ज्यूस मागितला, पेरूचा रस मागितला, तो रस सुद्धा मला मिळू शकला नाही. मी शेतकऱ्यांचा माल घेऊन त्याचं प्रोसेसिंग करून त्यांना 4 पैसे मिळावेत याकरता काहीतरी प्रयत्न जर केला तर आम्ही आपल्याबरोबर उभे राहू. माझी खात्री आहे फुलांना, फळांना, हळदीला आणि कडधान्यांना जर आपण योग्य ती किंमत देणार असाल, मोनोपॉली प्रोक्युरमेंट खाली जसे कापसाला भाव आला, साखरेला भाव आला, तसा भाव जर आपण शेतकऱ्यांच्या पदरात 4 पैसे पडावेत म्हणून जर कराल तर अध्यक्ष महोदय आम्ही सगळे मनापासून आपल्याला आधार देऊ. कांद्यानं आज जी निर्माण केलेली परिस्थिती महाराष्ट्रावर विशेषतः आहे, कर्नाटकावर आहे, त्याला शेतकऱ्यांना पण वाचवा आणि आपण असं एक बिल नव्यानं आणा की शेतकऱ्यांचे फायदा होईल अशा प्रकारची कारखाने आम्ही काढू आणि तो माल विकू आणि शेतकऱ्याच्या हातात 4 पैसे जास्त मिळावेत. मार्केट पडलेलं आहे आणि शेतकरीच हा खरा ग्राहक आहे. त्याच्यापर्यंत जो पैसे देत नाहीत तो म्हणजे कापड बाजारात जाणार नाही, तो चांदी बाजारात जाणार नाही, तो सोने बाजारात जाणार नाही, तो दुसरं काही घेणार नाही. अशा ज्याच्या हातात पैसा गेला तर मार्केटमध्ये जातो आणि पैशाला काही वस्तू मिळतात हे निर्माण केल्याशिवाय आपण ग्राहक आणि कंझ्युमर ज्याला म्हणतात तो आणि उत्पादक यांची भेट करून दिल्याशिवाय हे जमणार नाही. आपण मला जी संधी दिलीत याबद्दल पुन्हा मी आपले मनापासून आभार मानतो आणि मला मराठीत माझ्या मातृभाषेत बोलण्याची ही माझी इथली पहिली वेळ आहे. मी 3ऱ्या वेळा या सभागृहात येतोय. आपल्यामुळं मला बोलण्याची संधी मिळेल त्यामुळे मी आपले आभार मानतो. धन्यवाद. पाटिल साहब महामहिम राज्यपाल भी रहे हैं. श्री AM आरिफ साहब. Speaker, sir. On behalf of CPIM party, I vehemently oppose the bill, Essential Commodities Act Amendment Bill 2020. I suggest the government to change the name of this bill as Food Holding Freedom for Corporates Bill 2020. Why I am saying that? What does the bill do? The Essential Commodities Act Amendment Bill removes the supply of all food commodities from regulation under Essential Commodities Act except in extraordinary circumstances. The price limits set for such extraordinary circumstances are so high that they are likely to be never triggered, and even in those cases big companies like Adani's would be exempt from any stock limits. In Parent Act, the restriction was on agri-business companies and traders. Now those restrictions are being removed for all food commodities, so it gives them to purchase and store any quantities, hence indulge in hoarding. There it should be called Food Hoarding Freedom for Corporates Bill. Companies like Adani, Wilmar, Reliance, etc. will now have freedom to stock any amount of food commodities. This freedom has only with farmers and food producers organization until now. They will build huge storage and processing facilities and build complete market domination. This means that they will dictate terms to farmers, which is likely to lead to less prices to farmers, not more income. It has been established that when there is price rise in the retail market, the benefit is to passed on to the farmers. But when there is price fall, the loss is passed on to the farmers. For example, Adani Wilmar imports large quantities of oil and pulses from its hoarding in other countries, including Africa. Adani Wilmar is investing $350 million in Bangladesh, setting up a food processing industry. Since there will be no limit to stocking in India, imports by Adanis from their business abroad can dominate Indian market in a bigger way. Government willingly curtailing its power to protect the interest of most marginalized citizens, but protect the interest of holders and big business. Sir, by using its powers under the Act, enables the state government to issue control orders, regulate the movement of goods within and across states and fix stock limits. It could make licensing compulsory and even impose levy on production of goods.
The states made full use of these powers and thousands of police cases were registered every year for alleged violation of control orders. This power of states will cease except in extraordinary circumstances. So it's needed wide discussion. So I request the government should send this bill to select committee and come with a reasonable modification. Sir, I conclude here. I again say, I vehemently oppose the bill. E.T. Mohammad Bashir. We're talking about this essential commodity bill. Sir, the intention of the government may be good. Sir, at the same time, if you make a meticulous analysis of the bill, you will be convinced that there are a lot of ambiguities in this. So not only that, there are loopholes which may be misused while implementing the things. Sir, the government, central government is getting more powers in this. Of course, that may be needed also. It empowers the government to control production, supply, distribution, trade and commerce in certain commodities. It aims to liberate regulatory system and extend income-like benefit to farmers. Your intention may be that, but we have to examine. All these dreams are going to be realized. That is to be analyzed further. And sir, imposition of stock limit and the conditions stipulated to it to be discussed in details. It may have a chance of misusing. My learned friends were explaining about that. I don't want to elaborate that. Sir, this empowers the government to declare a commodity essential. Government can control the production, supply, and distribution of the commodities and impose a stock limit. Sir, I apprehend that the government is getting an extra constitutional power in this. At any extent it may go. With regard to the definition and its clarity, sir, Parent Act 1955, clarity was there in it. When we are making a new law, I feel that clarity is not clear in this. There is a lack of clarity, especially in the case of definitions. Sir, as far as India is concerned, I don't want to go to the figure. We are proud enough to say that we have achieved many things in the agriculture sector. The main thing is, main handicap is what, sir? The marketing only. So what we have to do is, we have to interfere in the marketing, not only in this type of kind of things. Marketing is very important in this. Now we know that what the government is thinking is, maybe they may have very good expectation, but I am suggesting central government should initiate consultation with the state governments to increase the number of agricultural markets and create marketing infrastructure in the state which do not have APMCs. Similarly, sir, government, the evening kind of markets, once the committee also suggested that there should be that kind of what is called Gramin huts. That kind of marketing also is very much necessitated in this. Sir, I would like to say one more thing. My learned friends were expressing certain anxiety in this. Who is going to be the ultimate winner in this? That is a point to be discussed. Sir, that itself is effort. But whatever it may be, sir, we have to examine who is going to gain out of this. I apprehend that the big guns may make a lot of what is called fish from troubled waters in this. They may make use of the situation like that. So what I am suggesting is, sir, in this kind of things, ultimate benefit should go to the farmer only. My learned friends were saying about the exploitation of the middleman. Yes, I am concluding, sir. So what I am saying is, all this apprehension must be addressed into. With this few words, sir, I conclude. Thank you very much. Shri Sukhveer Singh Badal. Speaker, sir, जून ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ भी संघर्ष देश। माननीय सदस्य, अगर आप बैठे बैठे बोलोगे तो आपको मौका नहीं दूंगा। नहीं, आप बैठे बैठे कमेंट्स करोगे तो आपको मौका नहीं दूंगा। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। आप नो, आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको मौका मिलने वाला है, फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो सी श्रोमणी अकाली दल किसानां दी जथेबंदी है। जे हिंदुस्तान विच जे किसान लीडरां दी गल ना कीता जाए, सरदार प्रकाश सिंह बादल, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह जी का नाम आउंदा है। देश की आज़ादी के बाद जिन्ने भी संघर्ष किसानां दे होए, किसानां दी गल होई ते आ तिन्नां लीडरां दा नाम आउंदा है ते तिन्नां लीडरां ने सारी जिंदगी किसानी वास्ते ला दित्ती। मेरे पिता सरदार प्रकाश सिंह जी बादल 16 साल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ 2% ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40-45% ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ, ਆ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ,
मैं नहीं कह सकता, पर जो पंजाब के किसानों की भावना है वो चाहते हैं कि साड़ी जो शंकाएं हैं, साढ़े जो क्वेश्चन है और आंसर मिले, पर अफसोस ना कहना पड़ता है कि आंसर नहीं मिले। जी शंका की है, जी मैं 1 मिनट वास्ते मैं एंड करना चाहना है, शंका की है, मैं इस ऑर्डनेंस की गल करना, बाकी ऑर्डनेंस में कल करूंगा। शंका की है, वो कहते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है पहले एक लिमिट की जाती सी कि आप कितनी कर सकते हैं, पर एक्ट की हो रहा है लिमिट तोड़ दी है। इस करके जो व्यापारी है वो जिन्ना मर्जी समान ले जाए, प्रोड्यूस ले ले, पर ओदा कोई रुकावट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। एक मिनट बोल रहे हैं। एक किसान के पास मैं गया, 2-3 दिन की बात है, मैंने उनसे पूछा आप इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्यों? एक गरीब सा किसान बैठा बोला कि जैसे जब रिलायंस जियो लेके आया था, उन्होंने मुफ्त कर दिया था फोन, सारे जिन्ने सब लोग जियो लेने लग गए, सारी उनकी कंपटीशन जो खत्म हो गई तो उसने रेट बढ़ा दिए, 10 गुने कर दिए। उनके मन में है कि ये मल्टीनेशनल अभी कम करके देंगी, सब फैसिलिटी देंगी, पर अगर जब ये इनका कंट्रोल हो गया तो उनके कब्जा कर लेना है। ऐस करके मैं चाहता हूं हमारी श्रोमणी अकाली दल किसी के दबाव के नीचे नहीं, ये हमारी पार्टी की सोच है, ये पंजाब के किसान की, पंजाब के व्यापारी की, पंजाब के आड़तियों की, पंजाब के जो मजदूर काम करते हैं खेतों में, उनकी भावना है कि इस कानून में बहुत शंकाएं हैं, बहुत उनकी रिजर्वेशंस हैं। जब तक ये रिजर्वेशन दूर ना हो, ये ऑर्डिनेंस ना लाया जाए, पर क्योंकि ये ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं जो स्पीच बंद करने वाली आपके पास घंटी है उसको ना बजने की उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। मैं पंजाबी में बोलूंगा सर, और क्योंकि समय कम है इसलिए मैं सीधा विषय पे आता हूं। सर इस बिल का आम आदमी पार्टी सख्त विरोध कर दिया है। ये बिल घट है, ये लाइसेंस है स्टॉक होल्डर्स नू, काला बाजारी ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ मैं हैरान हाँ कि किसानों का मसीहा कहाउण वाली अकाली दल पार्टी के प्रधान अज कह रहे हैं कि असी इस बिल के खिलाफ हाँ। सर पंजाब दे विच बिल की सपोर्ट करते हैं, ये इत्थे आके वोटिंग जिहड़ी है वो विरोध कर देंगे है, हक च कर देंगे, उत्थे जाके उल्टे हो जाते हैं। NRC के हक च वोटिंग की, उत्थे जाके विरोध किया, हुण इत्थे इस ऑर्डीनेंस का विरोध कर रहे हैं ते नाले मिनिस्ट्री भी इंजॉय कर रहे हैं। एक मिनिस्ट्री की कुर्बानी, मिनिस्ट्री के अस्तीफा देने भी कुर्बानी कहते हैं, तो हुण कहते असी बिल पढ़िया नहीं सी। ये बिल पता नहीं किवें हुण किसान विरोधी हो गया। हुण तक नरेंद्र तोमर जी को लेकर चंडीगढ़ गए, उनसे बयान दिलवाया इन्होंने कि ये तो बहुत अच्छा बिल है। अभी कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी की, बहुत अच्छा बिल है, कमाल का फैसला है, क्योंकि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, क्रांतिकारी बिल है। सर पूंजीपतियों को फायदा होगा, वो स्टॉक होल्डर जेडे ने मन मर्जी करनगे। सर मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा, सर इकोनॉमिक्स का रूल है मोर सप्लाई लेस डिमांड, लेस सप्लाई मोर डिमांड। सर जब सप्लाई और डिमांड जब हम उनके हाथ में दे देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, तो महंगाई को ऐसे कंट्रोल करेंगे, जब मर्जी जिस मर्जी चीज की सप्लाई कम करके वो महंगाई बढ़ाएंगे। और सर फूड ग्रेन हमेशा से जरूरी वस्तुओं की लिस्ट में रहा है, और सब कुछ बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, आप भेल बेच दो, बैंकें बेच दो, सिर्फ किसान रह गया था, किसान भी बेच दिया इन्होंने। और किसान पंजाब में भी अभी सड़कों पर है, जमीन को मां कहा जाता है। सर किसान अपनी मां को बचाने के लिए आज सड़कों पर है, और इस बिल का विरोध करता हूं, और इस बिल को वापस करना होगा। और इस बिल के राममोहन नायडू जी। Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me the opportunity to speak on this important bill. Sir, the old act which has been enacted was in 1955, and the circumstance at that time was that there was scarcity in agricultural production. But right now, if you see, sir, the agricultural scenario has changed, the circumstances are different, and now we have an integrated market with surplus production. But the only problem we are still facing is that the farmer is not being able to benefit from whatever situation is today.
and much of it has been implied due to the act that was there earlier, which restricted on the agricultural investments that have been coming into this sector, sir. And now the intention is to improve the investment scenario so that the farmers have a choice in who to trade with and further benefit from this trading, sir. And I would like to, before I support this bill, I have some concerns that I would like to put in forward to the central government, sir. One of them, which many of them have also mentioned, is the extraordinary circumstances. And there is a reason that this has to be properly defined, sir. And I would like to do it with an example also. Recently, we had a locust attack in Gujarat, Punjab, Rajasthan. And during this time, if you look at that attack, it doesn't come under war, famine, flood, or any other natural calamity. So how does these kind of situations be addressed through this bill is something the central government should answer, sir. And also there is an issue about cooperative federalism. Agriculture is supposed to be on the state list, and this is something which is related to agriculture. And let us say there is a scarcity of cereals in Andhra. Sir, 1 minute, I'll finish. Let us say there is a scarcity of cereals in Andhra Pradesh and not in Punjab. Then how will they discuss this scenario with the states and ensure that they also have the right in deciding the price of the of whatever the regulation of the food stocks also, sir. And hoarders and firms, these are because of the nature of their process. It has to be defined in the original act, which is not there. So there is an opportunity to at least define the terms hoarders and firms in this act, which has not been done, sir. And also, like all of them have been mentioning regarding how the private players can take this as an advantage. Though it is not an intention, because of the loophole, there can be a misuse of this law so that the rich players can do a lot of hoarding, sir. So the central government should ensure that that situation doesn't arise. And also the FCI has a good mechanism of maintaining stock management system. It is a computerized system. But how will they ensure this is also present in the private players? How will they know how much stock is there with each company or each player, sir, present in this? That needs to be clarified. And other than this, sir, the installed capacity which determines the limit of stock. Sir, 30 seconds, I'm finishing. The installed capacity which determines the limit of stock, is it going to be based on the annual installed capacity, or the monthly installed capacity, or the daily installed capacity? That is something which needs to be clarified, sir. With these concerns, I would like to support this bill, sir. Thank you. Introducing the bill, mentioned that he had taken consultation with several states, naming my state, Maharashtra, and that the CM had agreed to this model. I would like to clarify that when I verified this was the earlier Chief Minister, and Maharashtra government has not agreed to this model. So I just want to ask one pointed question to the Minister, that was Agriculture Pricing Commission was discussed at that particular meeting when Maharashtra had made recommendations that if this act will only trigger in an X situation with a formula, that formula was not informed to our state. So where is this 50% and 100% that you have come to, which was not discussed in the consultations with my state? So we do not support it. I'm just putting that on the record. So if the Minister could kindly explain how will our states be protected. Adi Ranjan Chaudhary ji. Sir, there is an adage very much popular in Bengal that once bitten, twice shy. Sir, Bengal is such a state which had witnessed an horrendous and notorious famine which even took a toll of more than 40 lakhs of people. So I am very much apprehensive of the contents of the legislative document, whereby by implication hoarding will be legalized. Sir, the bill is replete with various ambiguities which needs to be explained by the Honorable Minister. So the issue is that the bill does not define what installed capacity signifies. And on that issue, I have brought one amendment also. This leaves room for exploitation by potential hoarders and black marketers who can create multiple entities with installed capacities or find other ways to game the system. Sir, ये जमाखोरों की
आत्मनिर्भर करने का प्रयास हो रहे हैं। और जब प्रवासी मजदूर जब रास्ते में चलते चलते मौत की शिकार होते थे, सरकार उनके लिए ये भगवान की काम है, एक्ट ऑफ गॉड बताते हैं। लेकिन यह बिल में होर्डर के लिए, जमाखोरों के लिए आत्मनिर्भर की प्रबंधन है। सर, यह बिल जो है ये हाईली सेंट्रलाइज्ड लॉ है सर। सर, अंडर द लॉ licenses are not required for farm purchases. Anyone with a valid PAN card, individual or enterprise from any part of the country can purchase produce. Now, capital intensive company can enter and change the market dynamics and make the market oligopoly or duopoly like mobile sector, which is against the small organization and competitive nature of the market. Nobody can store beyond capacity. That is a redundant clause. But big players can have warehouses or of expendable up to infinite capacity, and they can store, eyeing the future option of food grains and control the demand and supply. Sir, there lies our objection. Sir, ये सरकार हर बात में ऑर्डिनेंस की क्यों सहारा लेते हैं? ये क्या हो गया था? Is there any definite reason? Is there any eminent rhyme and reason for invoking the ordinance? Government हर बात में ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं। क्या हुआ था? ये ऑर्डिनेंस का साथ पैंडेमिक का क्या रिश्ता है? ये सरकार और मंत्री दयापूर्वक ये बताए। ऑर्डिनेंस और पैंडेमिक इसमें क्या संपर्क है? सर, ये ऑर्डिनेंस जो है ये सर इसका साथ कोई रिश्ता नहीं है पैंडेमिक की, मैंने कहा। और सर, ये जो ऑर्डिनेंस सर सिर्फ जमाखोरों की मदद करने का ऑर्डिनेंस, इसलिए सर मैं सलाह देता हूं ये सेंट्रलाइज कानून के बदले आप सूबों की सरकार से बातचीत करके एक मॉडल एक्ट बनाने का कोशिश करें, क्योंकि इसमें सब हिंदुस्तान के हर सूबे को पार्टिसिपेशन करना, शिरकत करना जरूरी है। धन्यवाद सर। प्रश्न है कि श्री सौगत राय द्वारा माननीय मंत्री जी, जानवे जी इधर बैठे हैं। आप बोलना चाहते हैं? निशिकांत जी बोल दे, एक मिनट अपनी बात क्या कहना चाहते हैं? 1 सेकंड में, पूरा समय नहीं। हाँ, हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यहाँ कोऑपरेटिव की काफ़ी बात हुई। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से केवल जानना चाहता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कमलनाथ जी, कांग्रेस के 2 चीफ मिनिस्टर के अलावा वो जो कमेटी थी जिसने कि रिकमेंडेशन किया, उन सारे मुख्यमंत्री का नाम यदि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे देंगे तो ये जो इतना डिस्कशन हो रहा है शायद हम लोगों को उससे सुविधा होगी कि कौन कौन उस कमेटी में थे और उन्होंने क्या रिकमेंड किया। माननीय मंत्री जी, बोलना शुरू करो। आप तो बोलिए। हो गया। अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर माइक के पास देखो माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय मंत्री, माननीय सदस्य, आपके दल के एक माननीय सदस्य को मैंने मौका दिया। सुनो मेरी बात व्यवस्था से। भारतीय जनता पार्टी की दल की संख्या के अनुसार वहां पर 10 लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन आपके दल के आधार पर मैंने 1 को मौका दिया। अब आप ही बोलोगे, आपके दल के और लोग नहीं बोलेंगे, ये आप न्याय नहीं कर पाओगे आपके दल में। इसलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर 19 माननीय सदस्यों ने इस बिल की चर्चा में भाग लिया। मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और सपोर्ट किया। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने के लिए 5 जून 2020 को अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 में एक नई उपधारा 1 क जोड़ी गई है,
अध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के आवश्यक वस्तु धारा 2 का अंतर्गत 7 वस्तुओं को घोषित किया गया है। दवाई, फर्टिलाइजर, खाद्य पदार्थ, कपास से निर्मित सूत, पेट्रोलियम पदार्थ, जूट और बीज। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंद्र सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रण करने के लिए लाइसेंस देना, खरीद और बिक्री कीमतों पर नियंत्रण करना, संख्या के आंकड़ों का संग्रह करना और बही खातों का निरीक्षण करना। अध्यक्ष महोदय, भारत जब स्वतंत्र हुआ इस देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। गेहूँ, चावल, दालें जैसे खाद्यान्नों की देश में कमी थी। डिमांड और सप्लाई की चेन की ठीक रखने के लिए और कीमतों नियंत्रित रखने के लिए अधिनियम 1955 का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, जब समय समय पर देश की कृषि उपज की स्थिति की समीक्षा की गई तो तुलनात्मक विश्लेषण ये निर्देशित करता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 1955-56 में गेहूं का उत्पादन केवल 100 लाख मीट्रिक टन था, जो आज 18-19 में 1000 लाख मीट्रिक टन से अधिक है, जो आज 10 गुना बढ़ा है। चावल का उत्पादन 250 लाख मीट्रिक टन था, जो आज 1100 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो 4 गुना बढ़ा है। वैसे ही दलहन और तिलहन की भी लगभग यही स्थिति है। ये आंकड़े अगर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि भारत अब खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना है। महोदय, भारत में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन होने के बावजूद खाद्य महंगाई यह प्रमुख चिंता का विषय हमेशा से रहा है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 के उत्पाद आंकड़ों पर प्रमुख कृषि उपज की हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान का आकलन अगर किया, जिसका अनुमान 92,000 करोड़ रुपए लगाया गया है। सबसे अधिक नुकसान फलों और सब्जियों का पाया गया है। इसको कम करने के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग सुविधा होनी चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम यह संशोधन इन वस्तुओं की सप्लाई चेन से जुड़े लोगों का प्रोत्साहन प्रदान करेगा। अध्यक्ष महोदय, परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भंडारण सुविधाओं में विस्तार और तकनीकी सुधार कारण होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता होगी। अध्यक्ष महोदय, कई सारी रिसर्च रिपोर्ट द्वारा ये पाया गया है कि किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग आदि में निवेश की कमी के कारण बेहतर कीमतें नहीं मिल पाई। इसके अलावा यह भी पाया गया है कि इन्वेस्टर्स इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों के कारण इस क्षेत्र में निवेश करने से दूर रहते हैं। अध्यक्ष महाराज, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि उपरोक्त बातों के संदर्भ में नीति आयोग द्वारा मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई थी। इस पर विस्तृत चर्चा की गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस पे हाजिर थे और 2 बार इसकी बैठकें हुई। समिति में पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समिति में शामिल थे। इस समिति ने इन्वेस्टर द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्रियों के नाम। अध्यक्ष महाराज, उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, एच.डी. कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, पेमा खांडू, विजय रूपानी, योगी आदित्यनाथ, कमलनाथ, नरेंद्र सिंह तोमर और रमेश चंद्र जी अपने कृषि मंत्री इस समिति में शामिल थे। अमरिंदर सिंह नहीं, उनके कृषि मंत्री थे, अर्थ मंत्री थे उनके। वो समिति में थे, लेकिन मीटिंग में वो थे। हाँ, पंजाब का कृषि मंत्री है ना? पंजाब के समिति में थे। माननीय सदस्य, आप मंत्री जी को कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमलनाथ भी थे। नहीं, माननीय सदस्य प्लीज। इस समिति ने इन्वेस्टर द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्यान्नों की आवाजाही और उनकी कीमतों पर प्रतिबंध जैसे उपायों को भी हटाने की इन मुख्यमंत्रियों ने सिफारिश की। इसी के साथ खाद्यान्नों के मूल्य नियंत्रण के लिए स्टॉक लिमिट जैसे प्रतिबंधों को कीमतों के साथ जोड़ने की भी सिफारिश की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना संकट के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें यह समझना जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में वर्तमान आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने की क्षमता है। इसीलिए किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र में तत्काल निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता थी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे और साथ ही सरकारी नियंत्रणों के भय को दूर करे। इस विधेयक में यह उल्लेखित किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित कृषि खाद्यान्नों की आपूर्ति को केवल
असामान्य परिस्थितियों में रेगुलेट किया जाएगा, जैसे युद्धजन्य परिस्थिति है, अकाल है, असाधारण मूल्य वृद्धि है और गंभीर प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा स्टॉक लिमिट तभी लगाया जा सकती है जब हॉर्टिकल्चर के उत्पादकों की कीमतें 100% बढ़ती है, खाद्यान्नों की कीमतें जो नॉन पेरिशेबल उनकी कीमतें 50% बढ़ती है। ये कीमतों का आकलन पिछले 12 महीने की कीमतें या पिछले 5 साल की कीमतें, रिटेल कीमतें, इनमें से जो भी कम है उस पर आधारित होगी। ये स्टॉक लिमिट प्रोसेसर या वैल्यू चेन में जुड़े निवेशकों को पर लागू नहीं होगी। स्टॉक सीमा का यह आदेश प्रोसेसिंग करने वालों को उनकी स्थापित क्षमता तक लागू नहीं होगा। एक्सपोर्टर के मामले में अगर उसके पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है तो उस एक्सपोर्ट को होने वाले स्टॉक पर स्टॉक सीमा लागू नहीं होंगी। अध्यक्ष महोदय, स्टॉक लिमिट का भय रहने के कारण इन्वेस्टर ज़्यादा माल खरीदेगा, जिससे बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी और इसके खरीद का दाम बढ़ेगा। इस कारण किसानों को उसके माल का उचित मूल्य मिलेगा। हमारे यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि नए प्रावधान के कारण इन्वेस्टर इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे, जिससे किसानों को अपने उत्पाद पर उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा और उनकी आय बढ़ने में सहायता होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस विधेयक द्वारा भारत सरकार देश के 130 करोड़ जनता को आत्मनिर्भर बनाने की एक विशेष पहल कर रही है। ये विधेयक कृषि क्षेत्र के संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मजबूत करेगा। इस विधेयक से न कि सिर्फ किसान बल्कि सभी उपभोक्ता और इन्वेस्टर के लिए एक सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा, जिससे देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। अत्यंत विषम परिस्थितियों में जब खाद्यान्नों के मूल्य में असाधारण रूप से वृद्धि होगी, तब हम अपने बफर स्टॉक से खाद्यान्न बाजार में लाकर मूल्य नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं किसी भी कष्ट का सामना नहीं कर पड़े। इसी के साथ घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को नियंत्रित किया जा सकता है। स्टॉक लिमिट के संबंध में सरकार ने जो खुद पर मर्यादाएं निश्चित की है, इसमें इन्वेस्टर में सकारात्मकता बढ़ेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लाभ हमारे देश के किसानों को और उपभोक्ताओं को होगा। अध्यक्ष महाराज, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी की परिस्थिति में खाद्यान्नों के दामों में असाधारण वृद्धि होने की संभावना थी। देश में यातायात प्रभावित होने के कारण कृषि क्षेत्र की सप्लाई चेन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। परिणाम देश के किसानों को और उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता था, किंतु भारत सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की, जिसके तहत देश भर में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से जुड़ी सप्लाई चेन पर कोई नकारात्मक परिणाम नहीं हुआ। यही नहीं, बल्कि इस काल में हमने किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण को यह फिर एक बार उजागर करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में किसानों की आय दुगनी करने यह हमारा संकल्प है। इस संकल्प पूर्ति की दिशा में यह विधेयक मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में वोकल फॉर लोकल को केंद्र बिंदु मानकर मोदी सरकार निश्चित रूप से काम करने में कटिबद्ध है। मैं इसी के साथ अध्यक्ष महोदय आपको विनंती करता हूं कि ये विधेयक मान्य करें। सोगत राय जी। सर, मंत्री जी ने जो बयान दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं एक चीज़ उनको याद कराने चाहता हूँ, ये बात सही है कि हिंदुस्तान को पैदावार बढ़ा गेहूं का और चावल का, लेकिन ये भी याद रखने पड़ेगा कि हमारा जनसंख्या भी बढ़ा। जहाँ पर 360 मिलियन था 1951 में, अभी जनसंख्या 1.3 बिलियन है, मतलब 130 करोड़ है। मुल्क को हर कदम उठाना चाहिए इतना बड़ा जनता को खिलाने के लिए। मैंने अपना भाषण में बोला, हमने देखा कि कुछ लोग माइग्रेंट बन गए कोविड-19 के कारण, उसको कितना समस्या हुआ, उसको खाने का कुछ नहीं मिला, सरकार भी कुछ इंतजाम नहीं किया। माइग्रेंट लेबर के बारे में राव साहब दानवे कुछ नहीं किया। रास्ता में सर, रास्ता में जाते जाते मर गए लोग,
ये आपने देखा होगा सर। देखिए, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा, टाइम बहुत हो गया। 1 मिनट सर, एक 1.5 मिनट में। सर, ये 1955 से ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, इस पर 13 अमेंडमेंट्स हुआ, लेकिन ये पहले बार अमेंडमेंट करके आप पूरा डाइल्यूशन कर रहे हैं स्टॉक लिमिट का। और एक सवाल मुझे पूछना है राव साहब दानवे से कि आप महाराष्ट्र से हैं, आप प्याज का समस्या समझते हैं। आप कह रहे हैं कि एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट may be issued under this act only if there is 100% increase in the retail price of horticultural produce. महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक है, नासिक उसका सेंटर है। ये जो आप 100% इंक्रीज बोला, ये किस बेसिस पर आपने बोला? देवेंद्र फडणवीस क्या इससे एकमत हुआ था उस समय? और प्याज का जो रोज समस्या होता है प्राइस हर साल, उसके बारे में पेरिशेबल कमोडिटी है, आप उसके बारे में सोच के किया? ये 100% कैलकुलेट करने के पहले आप कृषि वैज्ञानिक को कंसल्ट किया? नहीं किया। ये आपको एक ठो खराब कानून है, और सबसे ज़्यादा ये कानून से महाराष्ट्र के फार्मर जहाँ से आप आते हैं वो सफ़र करेगा, क्योंकि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू अकाउंट नहीं लिया है। प्रश्न ये कि इसलिए सर, प्रश्न तो ये है ही। तो सर, आप अगर मुझे ये कर देंगे तो मैं डिवीजन नहीं मांगूंगा, अदरवाइज डिवीजन मांगूंगा, फिर आपको समय बर्बाद होगा। छोड़िए ना, 1 मिनट में खत्म करता हूँ। मैं इसलिए सर, मैं इसलिए 1 मिनट मैं इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र है। डिवीजन मांगना मेरा अधिकार है। 1 मिनट आप चिल्ला के बाबुल शुक्रिया मुझे रोक नहीं सकते। माननीय सदस्य प्लीज सर, मैं खत्म करता हूं। प्लीज सर, मेरी बात सुने एक बार। सर, प्लीज मेरी एक बात सुने सर। माननीय सदस्य, आप आसन को धमकी न दें कि मैं डिवीजन मांग लूंगा। सर, इसलिए मैं ये ऑर्डिनेंस ये बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में है। रिलायंस और अडानी ग्रुप को प्रश्न ये कि वेयर हाउसिंग में घुसने का मौका देने के लिए सामाजिक संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। सामाजिक संकल्प अस्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री सौगत राय, संशोधन संख्या 1, 2 और 3। सर, आई मूव अमेंडमेंट्स नंबर 1, 2 and 3। प्रश्न है कि सौगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1, 2 और 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री अधीर रंजन चौधरी, संशोधन संख्या 4 और 5। सर, 5 पे मैं मूव करना चाहते हैं, क्योंकि सर ये बड़ा एम्बिग्विटी है, इसको सरकार को भी सोचना चाहिए। इसलिए सर मैं 5 पे मूव करता हूँ। प्रश्न ये कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री N.K. प्रेमचंदन, संशोधन संख्या 6, 7, 8 और 9। आप बोले, माइक चालू करा देंगे। Sir, I am moving all the amendments. Sir, 2 minutes. Sir, I didn't get an opportunity to speak on the bill. Sir, I strongly oppose the bill and fully support the statutory resolution. Sir, the main aim of this bill is to attract private investment
in agricultural marketing and infrastructure, and to increase the competitiveness and to enhance the farmers' income. My only question to the Honorable Ministry is whether the aims and objects stated in the statement is being fulfilled or is able to achieve by making this, and the farmers are not being benefited. The only beneficiary out of this legislation is the multinational retailers or the big corporate retailers will be benefited, because in order to enhance the income of the farmers, that is the aim which is being stated in on the behest of this COVID-19 pandemic situation. It is quite unfortunate, because it is a protective measure as on the part of the customer as well as the farmer. As per the original Act of 1955, it is gainful for the customer as well as the farmers. Both are being benefited by means of the 1955 Act. But unfortunately, you are taking away the regulation. That is, supply of goods regulation is being taken away, as well as the stock limit is also being taken away. And now you are saying that, if you are having 100% price increase for the horticulture for the last 12 months, then only it will be reviewed. And 60% in respect of the perishable goods. So my amendments are, let it be reduced to 40% and 50%. And also another very important point I would like to draw the attention of the Honorable Minister, because regarding the explanation, sir, regarding the explanation given to the expression value chain participant in the explanation, it is being stated that this distributor will also come within the purview of the value chain participant. That means all the retailers, including the Adani, including Reliance, all these retailers will come within the purview of this value chain participant. That is why I am saying that this is beneficial, and it is beneficial for the purpose of these corporate retailers. Therefore, I oppose the bill, and also I move the amendments. Thank you very much, sir. श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6789 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुए। श्री N.K. पार्थपन, T.N. पार्थपन, संशोधन संख्या 10। श्री बेनी बहनन, संशोधन संख्या 11। प्रश्न है कि श्री बेनी बहनन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वह हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री बेनी बहनन, संशोधन संख्या 12 और 13। प्रश्न ये श्री बेनी बहनन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 30 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुए। श्री बेनी बहनन, संशोधन संख्या 14-15। प्रश्न है कि श्री बेनी बहनन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की, इन सभी बातों का विधेयक बनाते समय ध्यान रखा गया है। मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुई। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 16 सितंबर 2020 को 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
a walkthrough into the narrative of Indian heritage, an enlightening experience of our culture, an interactive museum with an array of parliamentary records. Come and spend some time in the Parliament Museum. Story of Indian democratic heritage. अरे सुनिए भाई साहब, जरा गाड़ी चेक कर लीजिए प्लीज, कई हफ्तों से आवाज कर रही है। हाँ अभी देख लेते हैं। मुन्ना मैकेनिक हाथ लगाते ही बता देता है गाड़ी का हाजमा। आप बैठिए। आपकी गाड़ी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी कभी टीबी हो सकता है क्या? इतना जानते हैं कि गाड़ी को टीबी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, पसीना आ रहा हो, अचानक वजन कम हो जाए तो ये सब के सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसकी जांच करवाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं? अरे भाई 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई हजामत। ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई। ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो? कमाल करते हैं आप। आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको? हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। Is your house secure during an earthquake? While buying a house, always seek guidance from a structural engineer. Find out, has the soil testing been done here? Is the house built as per National Building Code 2005? You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. बचपन से ही ना मुझे हारने का शौक था। कभी अपनी बहन से, ताकि उसकी वो खरगोश वाली हंसी देख सकूं। कभी अपने पापा से, ताकि उनका बचपन फिर से लौट आए। और अपनी पत्नी से तो मानो रोज का ही है। अपनों से हार जाने में ना एक अलग ही जीत महसूस होती है, लेकिन उन्हीं अपनों के लिए जीतना और भी बड़ी बात है। मुझे HIV है और मैं HIV से लड़ूंगा। HIV संक्रमित मरीजों को टीबी की जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि HIV की लड़ाई में टीबी आपकी हार का कारण न बने। Carelessness while building a house can prove costly at the time of an earthquake. To avoid any cracks due to an earthquake in a house made of bricks and stones, apply seismic bands at lintel and plinth level, and for houses in zone 5 at sill level also. Fix steel bars at every corner and joint. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए दादी, दादा पानी दे दो। अभी कुछ नहीं। कुछ भी क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा ध्वस्त। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। ए सुमन, आजा ले ले चूड़ियाँ। वो क्या है ना चाची, 3रा महीना है तो थोड़ा थोड़ा बचा रही हूँ। अरे सरकारी अस्पताल में जांच और डिलीवरी बिल्कुल मुफ्त है। सच्ची? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में माँ के लिए गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़ी जांच और इलाज, और बच्चे के लिए 1 साल की उम्र तक जांच और इलाज की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त। दवा, जांच, आना जाना, नॉर्मल या ऑपरेशन वाली डिलीवरी, उस वक्त अस्पताल में रहना, खाना और 1 साल तक के शिशु का इलाज भी। तो आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें।
सुरक्षित है? नया फ्लैट खरीदते वक्त किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें। क्या यहाँ सॉइल टेस्टिंग किया गया है? क्या घर नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक बना है? याद रहे, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। मुन्नी, मुन्नी, where are you? Munni! They built their house with technical guidance. That's what saved them today. Otherwise, find out your earthquake zone and seek guidance if your house is safe. Always ensuring. अरे कहाँ जा रहे हो? रात से मुन्नी को बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक जा रहे हैं। सरकारी